नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। अध्याय 66। ये सच नहीं हो सकता। स्वर्ग के पद का पुस्तकालय। सिर्फ 10 अंक। काओशियों को न केवल खुद के पागल होने का एहसास हो रहा है, बल्कि एल्डमो और एल्डर शांगचेन भी अविश्वास से अपनी आंखें झपकाने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इतने कम भरोसे के साथ ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के लिए आवेदन करना। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आपका आत्मविश्वास कहाँ से आया? अगर आप किसी छात्र को दूसरे शिक्षक से अपने पास लाना चाहते हैं, तो कम से कम छात्र के दिल में आपकी बेमिसाल जगह होनी चाहिए, वरना आप खुद को मूर्ख बना रहे होंगे। शुरू में हमें लगा था कि छात्र का आप पर भरोसा कम से कम 20 तक होना चाहिए। हालांकि यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी स्वीकार्य सीमा के अंदर है। लेकिन अरे 10, क्या आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? एल्डर शांगचेन का चेहरा गंभीर हो जाता है। उनके मन में एक अशुभ संकेत मंडरा रहा है। किसी को दैवीय प्रतिद्वंद्वी से डर नहीं लगता, बल्कि सुअर जैसे साथी से डर लगता है। ये स्पष्ट है कि सुअर जैसा साथी प्रकट हो चुका है। बगल में शांगबिन के मुंह के कोने फड़कते हैं और उससे सफेद झाग लगभग बाहर निकलने ही वाला होता है। यहाँ आने से पहले आपने गर्व से कहा था कि लियू यांग निश्चित रूप से एक बार फिर आपके मार्गदर्शन में आने को तैयार होगा। इतने भरोसे के साथ आपने कहा था कि आप मार्गदर्शन में आना चाहते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया। अरे, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो क्या हुआ अगर उसका मुझ पर भरोसा सिर्फ 10 है? लियू यांग का स्वभाव संशयवादी है और वह आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता। उसका मुझ पर भरोसा भले ही 10 हो, लेकिन जब तक तुम इसे पार नहीं कर पाते, तब तक जीत मेरी ही होगी। कुछ देर बाद काओशियोंग होश में आता है और झांक जुबान पर चिल्लाता है, संशयवादी व्यक्तित्व। अगर सचमुच उनमें ऐसा व्यक्तित्व है तो स्थिति समझ में आती है। एल्डमो ने सिर हिलाया। मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही भरोसेमंद होते हैं, जबकि अन्य जन्म से ही संशयवादी होते हैं। चाहे किसी का उनसे कितना भी घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध क्यों न हो, वे उन पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाते। इसका संबंध उस माहौल से है जिसमें कोई व्यक्ति पला बड़ा है। यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्ण और षड्यंत्रों से भरी जगह पर पैदा होता है, तो उनके साथ विश्वास स्थापित करना आसान काम नहीं होगा। उसके अनुमान के अनुसार लियू यांग को काओशियोंग पर 17 से 18 के बीच भरोसा होना चाहिए था, लेकिन असल में ये भरोसा सिर्फ 10 ही है। अगर लियू यांग का व्यक्तित्व ऐसा है, तो सब कुछ बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल सही। जब तक उसका आप पर भरोसा 10 अंकों से अधिक नहीं हो जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि अंत में कौन हंसेगा। शांगबिन की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। उसने एक बार फिर काओशियोंग पर भरोसा करने का फैसला किया। काओ लाओशी अकादमी में भले ही प्रसिद्ध न हो और न ही वे कोई स्टार शिक्षक हैं, फिर भी उनकी बहुत प्रशंसा होती है। लेकिन जब उनकी तुलना झांक जुबान से की जाती है, तो दोनों में एक स्वादिष्ट व्यंजन और गोबर की तरह अंतर है, बिल्कुल अतुलनीय। यदि पहले वाले के पास केवल 10 अंक हैं, तो दूसरे वाले के परिणाम निश्चित रूप से कहीं अधिक खराब होंगे। इस समय भीड़ अभी भी दूसरे क्रिस्टल बॉल को घूर रही है। अभी तक इससे रोशनी पूरी तरह से गायब नहीं हुई है और यह अभी भी प्रकाश की एक पतली परत से ढका हुआ है। अभी तक नतीजा क्यों नहीं आया? शेन बी रू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। इच्छा जांच क्रिस्टल की परीक्षाओं में विभिन्न मायावी क्षेत्र प्रकट होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें से प्रत्येक में लगने वाला समय भी अलग अलग होगा। कुछ का दूसरों की तुलना में तेज होना सामान्य बात है। अपनी देवी के शब्दों को सुनकर शांगबिन आगे बढ़ता है और ज्ञान भरी नजर से समझाता है। शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के पोते होने के नाते वह अन्य अधिकांश शिक्षकों की तुलना में ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे के बारे में कहीं अधिक जानते हैं। आमतौर पर इस तरह का कूल अंदाज उनके आकर्षक रूप और असाधारण व्यक्तित्व को देखते हुए काफी चीख पुकार का कारण बन सकता है। बस अफसोस की बात है कि उनकी आंखों के आसपास का हिस्सा काला पड़ गया है और चेहरा सूजा हुआ लाल है। उनके होंठ 2 लटकते सॉसेज जैसे हैं और वे क्लॉक टावर के कुबड़ वाले व्यक्ति से ज्यादा अलग नहीं लगते। असल में ऐसा लगता है जैसे आकर्षक शब्द का उन पर कोई असर ही नहीं है। तो फिर अगर परीक्षण जल्दी पूरा हो जाए तो परिणाम बेहतर होंगे, या अगर यह धीरे पूरा हो जाए तो? शेन बी रू ने शांत रहने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए पूछना जारी रखा। बेशक, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। अगर परीक्षा जल्दी पूरी हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि परीक्षा देने वाला छात्र अपने शिक्षक पर दिल से भरोसा करता है और उसे उनके निर्देशों पर विचार करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी ओर, अगर परीक्षा में लंबा समय लगता है, तो इसका मतलब है कि छात्र अपने शिक्षक पर भरोसा नहीं करता और ऐसे में उसे नकारात्मक अंक मिल सकते हैं। अपने हाथों को पीठ पर रखे हुए शांगबिन हल्की सी मुस्कान बिखेरता है। आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ वह कहता है, शेन लाओशी, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने भले ही ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा न दी हो, लेकिन मैंने इस विषय पर कई किताबें पढ़ी हैं। लियू यांग को झांक जुबान लाओशी द्वारा दबाव डालकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करवाना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके मन में उनके प्रति कुछ द्वेष होगा। उनके लिए लगभग -10 अंक प्राप्त करना स्वाभाविक ही होगा। जैसे ही वह गर्व से घोषणा कर रहा था और शेन बीरू के बारे में अपने सिद्धांत के पीछे के कारण को तर्कसंगत ठहरा रहा था, तभी उसे अपनी कमीज पर एक झटका महसूस हुआ, जिससे वह उस संभावित अंत के बारे में अपनी बात कहने से रुक गया जिसकी उसे उम्मीद थी। आप क्या कर रहे हो? शांगबिन ने नाखुशी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अपनी देवी के सामने प्रदर्शन करने का अवसर पाना उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। फिर भी किसी को ठीक ऐसे असमय पर उसे रोकना ही था। पीछे मुड़कर देखा तो वह काओशियोंग था। इस समय काओशियोंग लाओशी की आंखों में भय व्याप्त है और उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा है।
जो आत्मविश्वास उनमें कुछ क्षण पहले था वह पूरी तरह से गायब हो गया है। वह आगे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, शांग शाओ देखो। शाओ योजक चिन्ह ग्रेटर देन युवा स्वामी। उंगली की दिशा में देखने पर क्रिस्टल से निकलने वाली चमक अंततः पूरी तरह से गायब हो गई और संख्याओं की एक पंक्ति सतह पर तैरने लगी। क्यों, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका स्कोर नकारात्मक न हो? अपनी बातों के बीच में ही शांगबिन की नज़र क्रिस्टल पर दिखाई देने वाली संख्याओं पर पड़ती है और उसी क्षण वह आत्महत्या करने के लिए लगभग अपनी जीभ काट लेता है। ये कैसे संभव है? ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शांगबिन पागल होने वाला है। क्रिस्टल बॉल पर संख्याएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है 64। इसका मतलब है कि भरोसे का स्तर 64 अंक तक पहुंच गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए, उसने अपने छात्रों का विश्वास जीतकर एक कुशल शिक्षक का दर्जा हासिल कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे और उसके माता पिता के बीच विश्वास होता है। ये कैसे संभव है? शांगबिन काओशियोंग को देखता है। इस समय उसके मन में उसे जान से मारने का ख्याल भी कौंधता है। उसे सीने में घुटन महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे खून उसके गले में अटक गया हो। अपनी देवी के सामने शान दिखाने का मौका ढूंढना उसके लिए मुश्किल था। उसने बड़े गर्व से कहा था कि समय बीतने के साथ परिणाम और खराब होते जाएंगे, और फिर वही स्थिति सामने आ गई। अरे, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इसके अलावा काओ लाओशी, क्या आप थोड़ा और उपयोगी हो सकते हैं? क्या आपने यह नहीं कहा था कि इस छात्र का स्वभाव संशयवादी है? उसका स्वभाव ही संशयवादी है। एक संशयवादी व्यक्ति दूसरों के प्रति 64 बिंदुओं का विश्वास कैसे रख सकता है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको जीतने का पूरा भरोसा है? 64 अंकों के मुकाबले 10 अंक, भला इस तरह से जीतने का इरादा कैसे रखते हो? आंखों से आंसू बह रहे थे। शांगबिन को अपने चेहरे पर तेज जलन महसूस हो रही थी, मानो किसी ने उसके चेहरे पर कई बार बेरहमी से थप्पड़ मारे हों। इस समय वह किसी सुरक्षित जगह पर छिपने की पुरजोर इच्छा कर रहा था। 64 अन्य दो लोगों के अविश्वास और मानसिक टूटन से अलग, एल्डमो अचानक खड़े हो जाते हैं और घबराहट में कांपने लगते हैं। विश्वास का ये स्तर तो एक कुशल शिक्षक के स्तर तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि उनके लिए भी ऐसे परिणाम पहली बार देखने को मिले हैं। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने छात्रों से इतना विश्वास कैसे प्राप्त कर सकता है? उस पुरुष ने ये कैसे किया? इसके अलावा स्कूल शुरू हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। अगर झांग जुबान लाओशी और लियुयान पूरे समय साथ भी रहे होते तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वे एक दूसरे से 30 घंटे ही बातचीत कर पाते। इतने कम समय में 60 से ज़्यादा का विश्वास हासिल करना, यहाँ तक कि महान प्रथम सितारा गुरु के लिए भी यह उपलब्धि पाना मुश्किल होगा। मास्टर टीचर्स के भी अलग अलग स्तर होते हैं। एक स्टार इन सब में सबसे निचला स्तर है। फिर भी उनका रुतबा और प्रभाव दूसरों को पागल करने के लिए काफ़ी है। हे दोनों बुजुर्गों, क्या इसे मेरी जीत माना जाएगा? स्तब्ध खड़े शांगबिन और काओशियोंग की ओर ध्यान न देते हुए झांग हुआन ने अपनी निगाहें शांगचेन और मुजियान की ओर घुमाई। असंभव, क्रिस्टल में जरूर कोई समस्या है, वरना उसका इतना भरोसा कैसे हो सकता है? मैं इस नतीजे को स्वीकार नहीं करूंगा। काओशियोंग चीखता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है मानो जिस भिखारी से वह अब तक बातचीत कर रहा था वह अचानक सम्राट बन गया हो। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले के रूप में उसने सोचा था कि परिणाम निश्चित रूप से नकारात्मक ही आएगा, लेकिन यह न केवल नकारात्मक नहीं है बल्कि यह आश्चर्यजनक रूप से 64 अंक हैं, जो स्कूल के सभी शिक्षकों से कहीं अधिक हैं। उसकी इच्छाशक्ति को पहले से ही काफ़ी मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि वह अभी तक पागल नहीं हुआ है। मैं भी काओ लाओशी के शब्दों से सहमत हूँ। वे अपने छात्रों में इतना विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं? यदि यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लूशुन और वांग चाओ भी उनके सामने अतुलनीय हैं? शांगबिन आगे बढ़ता है और दांत पीसते हुए कहता है। उन दोनों की बातें सुनकर एल्डमो कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि लियुयान, जिसने अभी अभी परीक्षा पूरी की है, श्रद्धा से भरी चमकती आंखों के साथ झांग जुबान की ओर चल रहा है। अध्याय 67 वान वंश का आगमन, स्वर पथ का पुस्तकालय। ये श्रद्धा उनके हृदय की गहराई से आती है। उन उज्ज्वल और निर्मल आंखों को बनावटी तरीके से प्रस्तुत करना असंभव है। वह दृष्टि निस्संदेह उस व्यक्ति की दृष्टि है जिससे वह प्रभावित होता है। उसकी दृष्टि में जरा भी अशुद्धता नहीं है। एक ही नज़र में एल्डमो जियांग जान जाते हैं कि लियुयान वास्तव में इस झांग लाओशी का सम्मान करते हैं और यह क्रिस्टल की कोई खामी नहीं है। चुप रहो, ये जानकर एल्डमो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी निगाहों में ठंडे इरादे झलक रहे थे। इच्छा जांच क्रिस्टल हृदय की परीक्षा लेता है और व्यक्ति को अपनी राय में सबसे सही निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। इसमें आज तक कोई समस्या नहीं आई है और इसका खराब होना असंभव है। अगर तुम दोनों ये बकवास जारी रखते हो तो मैं तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। मैं एल्डमो को इतना क्रोधित देखकर शांगबिन और काओशियोंग चुप हो गए, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। तुमने ये कैसे किया? इस परिणाम को देखकर शेनबीरू सदमे में अपना मुंह ढक लेती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा परिणाम संभव है। 64 का विश्वास स्तर, यहाँ तक कि होमटेन अकादमी के वे स्टार शिक्षक भी, जिन्होंने कई वर्षों तक अपने छात्रों का मार्गदर्शन किया है, ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। कल से यह युवक उसे अनगिनत आश्चर्य दे रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज का आश्चर्य और भी बड़ा होगा। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह निडर है। ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ही पता था कि वह जीतेगा। चूंकि मैं जीत गया हूं तो क्या हमें उन शर्तों को पूरा करना चाहिए जिन पर हम सहमत हुए थे, यानी काओ लाओशी का शिक्षण लाइसेंस रद्द करना और उन्हें 100 कोड़े मारना? झांग जुबान ने देखा। चूंकि उसने ही इस अफवाह की शुरुआत की थी तो उसे यह समझ लेना चाहिए था कि उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। मैं आधुनिक सभ्यता से परे एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आप जैसे प्राचीन व्यक्ति को मुझ पर ध्वंस जमाने दूंगा? यह एल्डर शांगचेन दुविधा में है। उसका इरादा अपने पोते को अपना गुस्सा निकालने में मदद करने का था, लेकिन वह न केवल अपना गुस्सा निकालने में नाकाम रहता है बल्कि उसे एक बार फिर थप्पड़ पड़ता है। असहज भाव से वह समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। मामले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देते। झांग लाओशी, चूंकि आप जीत चुके हैं तो चलिए इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। कुछ देर बाद एल्डर शांगचेन कहते हैं,
क्या इस मामले को यहीं खत्म कर दें? अगर मैं हारा होता तो एल्डर शांगचेन शायद ऐसे शब्द नहीं कहते। झांग जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगर आज वह हार जाता है तो यह स्वाभाविक है कि शिक्षा ब्यूरो इस मामले को अंत तक गंभीरता से उठाएगा। उसे निष्कासित किए बिना रहना असंभव होगा। लेकिन अब जब वह जीत चुका है तो वह सचमुच कुछ ही शब्दों में इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये किस तरह का मजाक है? बेशर्म, एल्डर शांगचेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपनी पहचान छुपाओ, तुम तो बस एक मामूली से गुरु हो जिसे किस्मत से अपने शिष्यों का भरोसा इतनी तेजी से मिल गया है। यह महज एक अपवाद है, इसमें खुश होने जैसी क्या बात है? अगर तुम सच में काबिल हो तो पहले उनकी साधना शक्ति बढ़ाओ, फिर इस बारे में बात करो। तुमने सिर्फ एक का भरोसा जीता है, इसमें क्या अहमियत है? बिल्कुल सही, ये झांग जुबान जनजाति दूसरों को धोखा देने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर उस पर भरोसा ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके द्वारा पहले पढ़ाए गए छात्र के पागल होने का कारण यही था कि उसने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, इसीलिए उसे धोखा मिला और उसे पूरी जिंदगी पछतावा रहा। फटकार सुनकर काओशियोंग लाओशी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़ गया। विश्वास का स्तर केवल शिक्षक के मानकों का मूल्यांकन करने का एक मापदंड है। यह उनकी वास्तविक क्षमताओं का प्रतिबिंब नहीं है। किसी शिक्षक की क्षमताओं को साबित करने का केवल एक ही तरीका है, अपने छात्रों की क्षमताओं को तेजी से बढ़ाना। तो क्या हुआ अगर आपका छात्र आप पर इस तरह भरोसा करता है जैसे आप उसके माता पिता हों? अगर आप उन्हें सही राह दिखाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो भी आप एक योग्य शिक्षक नहीं हैं। पागल हो गए, एल्डरमो भौहें चढ़ाते हैं। शायद एल्डरमो ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इस झांक जुबान ने एक बार अपने शिष्य की साधना को बेकाबू कर दिया था। इस घटना के कारण उसके सभी शिष्य उससे भाग गए। यही कारण है कि उसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए। काओशियोंग ने क्रूर भाव से कहा, मुझे लगता है कि लियू यांग उस पर इतना भरोसा इसलिए करता है क्योंकि उसने कुछ खास छल कपट के तरीके अपनाए हैं। वरना शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवल 2 दिनों में एक शिष्य का विश्वास 60 से ऊपर कैसे बढ़ा सकता है? यह उनके द्वारा कही गई बातें सच हो सकती हैं, यह असंभव नहीं है। अतीत में एक शिक्षक ने एक छात्र को मास्टर टीचर बनने की परीक्षा में पास कराने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया। उनकी विधि सम्मोहन के समान थी, जिससे छात्र का अवचेतन मन भी यह मानने लगा कि वह विश्वास के योग्य है। हालांकि इन तरीकों की एक समय सीमा होती है। समय सीमा समाप्त होने के बाद छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि झांक जुबान ने भी इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया हो? अगर यह बात सचमुच में सच है तो इसका मतलब यह होगा कि उसे अपने छात्रों की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह न केवल एक अयोग्य शिक्षक है बल्कि एक अपराधी भी है। एक शिक्षक को मुख्य रूप से दूसरों के पोषण पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई अपने छात्रों का विश्वास जीत ले लेकिन उन्हें देने के लिए प्रासंगिक ज्ञान न रखता हो तो उसके छात्र केवल गुमराह होंगे, जिससे और भी बड़ी तबाही मचेगी। यही कारण है कि अकादमी के अंदर या बाहर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और वह बहुत से छात्रों को भर्ती करने में असमर्थ है। इस सत्र के उसके परिणाम पिछले सत्र से बेहतर हैं, लेकिन फिर भी उसने केवल 5 छात्रों को ही भर्ती किया है। शांगबिन ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से बातचीत को बीच में ही रोक दिया। सिर्फ 5 छात्रों को भर्ती किया, ये संख्या वाकई थोड़ी कम है। एल्डरमो ने सिर हिलाया। मैंने जितने भी छात्रों को भर्ती किया हो और चाहे मैं उन्हें अच्छी तरह पढ़ा पाऊं या नहीं, ये ज्ञानोदय इच्छा का दाव है और मैं और मेरा छात्र यहाँ ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण में भाग लेने आए हैं। हमने पहले ही दांव पर सहमति बना ली थी। अब जब मैं जीत गया हूं तो क्या आप सब अपने वादे से मुकर जाएंगे? झांक जुबान कहते हैं, उन बेकार की बातों पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी पार्टी अपनी हार के बाद स्पष्ट रूप से विषय बदलने की कोशिश कर रही है। बेशर्मी, एक जुए की वजह से शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस इतनी आसानी से कैसे रद्द किया जा सकता है? क्या आप इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं? पिछले साल जब से काओशियोंग लाओशी हमारे अकादमी में शामिल हुए हैं तब से वे लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक फाइटर दोपदान मध्यवर्ती स्तर के छात्र को प्रशिक्षित किया है और अनगिनत प्रतिभाशाली छात्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने उन्हें अपना आदर्श शिक्षक माना है। उन्होंने हमारी अकादमी को गौरव और सम्मान दिलाया है। आपका क्या? हॉन्टियन अकादमी के 100 साल के इतिहास में शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले आप अकेले व्यक्ति हैं। आपको यहाँ बकवास करने का क्या अधिकार है? एल्डर शांगचेन ने अपनी आस्तीनें झटकते हुए कहा, ठीक है, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। हम इस बारे में तब बात करेंगे जब आप किसी शिष्य को फाइटर दोपदान मध्यवर्ती स्तर तक प्रशिक्षित करने में सक्षम हो जाएंगे और जब अधिक छात्र आपको अपना गुरु मानने को तैयार होंगे। एल्डर शांग शेन बीरू अपनी बाहें उठाती है। शुरू में तो उसका कुछ भी न कहने का इरादा था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति सचमुच काओशियोंग लाओशी को धोखा देने में मदद करेगा। उसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठी। अगर उन्हें सजा देने से डर लगता था तो उन्हें ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने ही इस जोखिम का प्रस्ताव रखा था और अब हारने पर इसके परिणामों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लोग हद से ज्यादा बेशर्म नहीं हैं? शेन लाओशी, मेरे दादाजी सही कह रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, काओशियोंग हमारी अकादमी के एक सम्मानित शिक्षक हैं। इतनी छोटी सी बात पर उन्हें निष्कासित करना सरासर बेवजह का हंगामा है। इसके अलावा ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निकालना हमारी अकादमी के लिए एक बड़ा नुकसान है। शांगबिन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बेवजह गुस्सा कर रहे हो। शेन बीरू का चेहरा लाल हो गया। जैसा कि झांक जुबान ने कहा, अगर वह हार जाता तो क्या तुम सब उसे यूं ही छोड़ देते? उसकी क्या हैसियत है? क्या उसकी तुलना काओशियोंग लाओशी से की जा सकती है? क्या वह एक फाइटर दोपदान छात्र का पोषण कर सकता है? क्या वह अपनी प्रतिष्ठा के बल पर अनगिनत छात्रों को अकादमी की ओर आकर्षित कर सकता है? शांगबिन ने ठंडी मुस्कान के साथ उपहास किया। डोंग डोंग डोंग। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही हॉल के बाहर से खटखटाने की आवाजें गूंज उठीं। क्या वहां कुछ है? एल्डर शांगचेन ने भौहें चढ़ाईं। इसके बाद आज ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक झोउ लाओशी ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। हे एल्डर शांग, बाहर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। उनका दावा है कि वे वांगहोन कबीले के मुखिया और त्यानिक्सुआन राजनगरी के वांग कबीले के बुजुर्ग हैं। शिक्षक कहते हैं, कुल के मुखिया वांगहोन।
जल्दी करो और उन्हें अंदर बुलाओ। जब एल्डर शांगचेन को पता चला कि कुल प्रमुख वान होंग स्वयं आए हैं तो वह अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में उत्साह की चमक थी। तियानिक्सुआन राजसी नगर की शक्तियां जटिल हैं। 4 महान कुलों में से एक बनना और 100 वर्षों के बाद भी कायम रहना युगों से अर्जित उनकी शक्ति और अनुभव का एक अद्भुत उदाहरण है। दरअसल कुल प्रमुख वान होंग का रुतबा उनके उप प्रधानाचार्य से किसी भी तरह से कम नहीं है। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ उनसे मिलने आना, इस कार्य से मिलने वाला सम्मान ही उन्हें अत्यधिक प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। यदि यह बात फैल जाए तो इससे उनकी प्रतिष्ठा और योग्यता में निश्चित रूप से एक शानदार और प्रभावशाली इजाफा होगा। अध्याय 68 शिक्षक झांग जुवान को श्रद्धांजलि अर्पित करना। स्वर पथ का पुस्तकालय। दादाजी, मैंने कुल प्रमुख वान हॉन के बारे में सुना है। उनका नाम जोंगशी बनने की क्षमता रखने वाले लोगों की सूची में है और वे राज्य के 10 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार हैं। उनकी साधना शक्ति पहले ही योद्धा 7 दान के शिखर तक पहुंच चुकी है, जो जोंगशी बनने से बस एक कदम दूर है। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति आपसे मिलने क्यों आए होंगे? शांग बिन की आंखें उत्साह से चमक रही हैं, हालांकि उन्हें अभी भी अपने सामने की स्थिति अविश्वसनीय लग रही है। तियानिक्सुआन साम्राज्य में शाही परिवार के बारे में जानने वाले लोग 4 महान कुलों से भी परिचित हैं। कुल प्रमुख वान होंग वान कुल के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहले ही फाइटर 7 दान के शिखर पर पहुंच चुके हैं और उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति की चापलूसी करना असंभव है, भले ही कोई ऐसा करना चाहे। फिर भी आज वह विशेष रूप से अपने दादा से मिलने के लिए यात्रा करके आए हैं। अगर उन्होंने ये खबर खुद न सुनी होती तो उनके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल होता। हाँ, ये तो वांग ताओ ही होगा, एल्डर शांगचेन हंसते हुए बोले। वांग ताओ शाओ योजक चिन्ह ग्रेटर देन युवा स्वामी। जी हाँ, वांग ताओ कुल प्रमुख वान हॉन का सबसे बड़ा पुत्र है और अंततः वह वान कुल में उसका उत्तराधिकारी बनेगा। मैंने न केवल उसे अपना शिष्य बनाया बल्कि उसकी शक्ति को भी सफलतापूर्वक बढ़ाकर चौथे दान पे स्तर तक पहुंचाया। अब सोचता हूं तो लगता है कि कुल प्रमुख को मेरी इस मेहनत का एहसास है, इसीलिए वह यहाँ विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करने आया है। एल्डर शांगचेन अपनी दाढ़ी सहलाते हैं, उनके शब्दों में असीम प्रसन्नता झलकती है। वांग ताओ उनका शिष्य है। उनकी बातचीत सुनकर झांग जुवान अचंभित रह जाती है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि वांग यंग के भाई को एक वरिष्ठ शिष्य ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह वरिष्ठ शिष्य स्वयं होंगे। जी, शेन बी रू ने सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा अभी भी उदास था। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी ऊर्जा अपनी समस्या का हल निकालने में लगाओ। एल्डर शांगचेन स्पष्ट रूप से तुम्हारे खिलाफ हैं और अब तो वान परिवार भी उनके साथ है। भविष्य में वे और भी दबंग हो जाएंगे। भले ही तुम अकादमी में रहो, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हम भविष्य में इस बारे में बात करेंगे। झांग हुआन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर दूसरा पक्ष उसके खिलाफ भी हो जाए तो भी वह इतना आसानी से दबने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसे बस अपनी ताकत दिखानी होगी और अपनी ताकत से मामले को सुलझाना होगा। आखिरकार स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय के साथ जो उसे दूसरों की कमियों को देखने की क्षमता देता है, यह कहना मुश्किल है कि उनमें से कौन विजयी होगा। आप उस व्यक्ति को इतनी बेपरवाही से व्यवहार करते देख शेन बी रू गुस्से से अपने पैर पटकती है। वह उसके बारे में चिंतित है, फिर भी उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। कितना गुस्सा आता है। चलो उनका स्वागत करते हैं। प्रसन्नता से झूमते हुए एल्डर शांगचेन जल्दी से शांग बिन और बाकी लोगों को अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर ले जाते हैं। 4 महान कुलों में से एक के मुखिया का व्यक्तिगत दौरा, भले ही उन्हें अकादमी के बाहर से और निश्चित रूप से उसके प्रवेश द्वार से ही स्वागत करना पड़े, फिर भी ये प्रयास सार्थक होगा। अगर वह उनसे अच्छा संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाता है तो संभव है कि अगले साल होने वाले चयन में वह प्रधानाचार्य पद के लिए उम्मीदवार भी बन जाए। एल्डर शांग प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही 7-8 लोगों का एक समूह बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। समूह का नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर रहा है। उसकी भौहों में एक अधिकारपूर्ण स्वर झलकता है। एक नज़र में ही स्पष्ट हो जाता है कि वह लंबे समय से एक प्रतिष्ठित पद पर है। वांग वंश के मुखिया वांग होंग। उनके पीछे कुछ बुजुर्ग चल रहे हैं और उनकी हर हरकत से पिक्सुए स्तर की ताकत झलकती है। बिना किसी संदेह के ये स्पष्ट है कि वे वांग वंश के बुजुर्ग हैं। सबसे पीछे 2 युवक हैं। उनमें से एक वांग ताओ है, जबकि दूसरा द्वितीय एल्डर का पोता वांग यान है, जिसने इसी वर्ष अकादमी में प्रवेश लिया है। कहा जाता है कि उसे लू शुन लाओशी के शिष्य के रूप में प्रवेश दिया गया है। अपनी प्रतिभा के कारण वह लू शुन लाओशी का प्रिय है। कुल प्रमुख वांग के व्यक्तिगत आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यदि कोई बात हो तो आप मुझे संदेश दे सकते हैं। इस प्रकार यहाँ आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, एल्डर शांगचेन ने जल्दी से कहा। इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कहूँ तो मुझे एक मामले में आपकी मदद की आवश्यकता है, कबीले के मुखिया वांग हॉन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुल प्रमुख वांग, बेझिझक बोलिए, एल्डर शांगचेन ने तुरंत जवाब दिया। अगर वह उसकी मदद कर सके तो यकीनन वह वांग वंश के नाम से मशहूर विशाल वृक्ष पर सफलतापूर्वक चढ़ पाएगा। मुझे यकीन है कि एल्डर शांग ने मेरी सबसे छोटी बेटी वांग यंग के बारे में पहले ही सुन लिया होगा। मैंने सुना है कि उसने झांग जुवान नाम के एक शिक्षक को स्वीकार किया था। कुल प्रमुख वांग हॉन्ग धीरे धीरे बोलते हैं। झांग जुवान, क्या कबीले का मुखिया वांग उससे पंगा लेने आया है? शांग बिन की आंखें चमक उठीं। उन शब्दों को सुनकर वह अत्यधिक खुशी से उछल पड़ा। इससे पहले उसने वांग ताओ शाओए को झांग जुवान की कक्षा के बाहर देखा था और वह जानता था कि वांग यंग को धोखे से झांग जुवान का छात्र बनाया गया था। उसे उम्मीद थी कि वांग परिवार ऐसा होने नहीं देगा। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष इतनी तेजी से कार्रवाई करेगा, यहाँ तक कि मामले को सुलझाने के लिए अपने परिवार के मुखिया को भी बुलाएगा। अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए शांग बिन मन ही मन उन्मादपूर्वक हंसने लगता है। तो क्या हुआ अगर आपने ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा जीत ली? ये तो वांग वंश है जो तियानिक्सुआन राजसी नगरी के 4 महान वंशों में से एक है। और आप तो पूरी अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक हैं। यहाँ तक कि अगर वांग चाओ जैसे प्रतिष्ठित शिक्षक भी उन्हें नाराज कर दे तो उन्हें भी भारी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा।
ये देखते हुए कि शांग बिन ऐसी संभावना के बारे में सोच सकता है, स्वाभाविक रूप से काओ शियोंग भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। उत्तेजना से उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है, मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। चुप रहो, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। अपने पोते को कबीले के मुखिया वान के शब्दों को बीच में रोकते हुए सुनकर एल्डर शांग चेन ने तुरंत उसे फटकारा। शिक्षा विभाग के प्रमुख होने के बावजूद उनके पास इतना काम है कि उन्हें हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। उन्हें बस इतना पता है कि झांग जुवान ने 5 छात्रों को भर्ती किया है, लेकिन वे 5 कौन हैं, इस बारे में उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसलिए उन्हें यह नहीं पता था कि वांग यांग भी उनकी छात्रा है। चिंता मत करो, कबीले के मुखिया वांग हॉन ने हाथ हिलाकर दिखाया कि शांग बिन के बीच में टोकने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि उनकी बात अधूरी ही रह गई थी कि वांग ताओ आगे बढ़कर चिल्लाया, पिताजी क्या हुआ? कबीले के मुखिया वांग होंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वो व्यक्ति झांग जुवान लाओशी है, वांग ताओ ने इशारा किया। ज्ञानोदय इच्छा टावर के हॉल में प्रवेश करते ही वह झांग जुवान को देखता है और पहचान लेता है। क्या वह झांग लाओशी है? उधर देखते ही कबीले के मुखिया वांग होंग की भौहें ऊपर उठ गईं। जी हाँ, ये व्यक्ति हमारी अकादमी का झांग जुवान है। उन्हें कभी नहीं लगा था कि झांग लाओशी वांग यांग को धोखा देने की इतनी हिम्मत करेंगे। मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराते समय एल्डर शांग चेन की आंखों में एक चमक आ गई। हे, इस बार तो उसकी खैर नहीं। कबीले का मुखिया वांग दूसरों को मारने के मामले में बहुत ही निर्णायक है। वह हम शिक्षकों की तरह कानून का पालन करने वाला नहीं है। वह इसके लायक ही है क्योंकि उसने कबीले के मुखिया वांग की लाडली बेटी को भी धोखा देने की हिम्मत की। क्या उसका अहंकार कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है? जब कबीले के मुखिया वांग होंग ने हॉल में प्रवेश करते ही झांग हुआन की ओर ध्यान दिया तो शांग बिन और काओ शियोंग ने मन ही मन उसकी बदकिस्मती पर खूब हंसी। 4 महान कुलों के मुखिया बनने में सफल होने वालों में से कौन क्रूर नहीं है? अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक के रूप में वह ऐसे व्यक्ति की बेटी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करके मौत को दावत दे रहा है। जब दोनों को लगा कि इस बार झांग जुवान का अंत निश्चित है, तभी अचानक उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य घटित हो गया। वे केवल इतना देखते हैं कि कुल प्रमुख वांग होंग 2 कदम आगे बढ़कर झांग जुवान के सामने खड़ा हो जाता है। वह उतना क्रोधित नहीं है जितना उन्होंने अनुमान लगाया था, नहीं वह उस पर हमला करता है जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि एक उत्साहित भाव के साथ वह गहराई से और सावधानीपूर्वक झुकता है। वांग होंग झांग जुवान को अपना सम्मान अर्पित करता है। उनका रवैया ऐसा प्रतीत होता है मानो वे किसी महान नेता के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हों, इस डर से कि उनकी अचानक उपस्थिति और शब्द दूसरे पक्ष की नाराजगी को भड़का देंगे। बिल्ली, जरूर मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? शांग बिन और काओ शियोंग को एक साथ ऐंठन होती है और दोनों लगभग मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं। क्या हो रहा है? कहानी इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। क्या कबीले के मुखिया वांग होंग को झांग जुवान को देखते ही उस पर दहाड़ नहीं मारनी चाहिए थी और फिर उसे पीट पीट कर मार देना चाहिए था? उसने अचानक झुककर सम्मान क्यों जताया? यह महज एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन उनके स्वयं के दादा एल्डर शांग चेन को भी इस तरह से स्वागत किए जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार का अभिवादन प्राप्त करने का क्या अधिकार है? शांत हो जाए, कुल प्रमुख वांग होंग। क्रोध करने से जिगर को नुकसान होता है। अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक आपके क्रोध के लायक नहीं है। खांसी। शुरू में एल्डर शांग चेन ने अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात पूरी करते करते ही उन्होंने अपने सामने वह दृश्य घटित होते देखा। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई मरा हुआ चूहा खा लिया हो। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वे लगभग अपनी ही लार में घुटकर मर गए। क्या आपने यह नहीं कहा था कि झांग जुवान ने वांग यांग को धोखा देकर अपना शिष्य बनाया था? क्या आपने यह नहीं कहा था कि कबीले का मुखिया वांग होंग उससे झगड़ा करने के लिए यहाँ आया है? कोई मुझे बता सकता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है? अध्याय 69, संरक्षण से वापसी, स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। कुल प्रमुख वांग, तुम न सिर्फ भीड़ हैरान है बल्कि झांग जुवान भी मौजूदा स्थिति को लेकर थोड़ा अचंभित है। अगर उन्होंने वांग यांग को पढ़ाया भी होता तो भी उन्हें उनसे मिलने के लिए विशेष रूप से यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। आपने मेरी बेटी के पैरों का इलाज किया और उसे अत्यंत गहन ज्ञान प्रदान किया, इसलिए मेरा स्वयं आकर आपको अपना आभार व्यक्त करना उचित ही है। कुल प्रमुख वांग ने सिर हिलाया। वांग यांग के पैरों की समस्या हमेशा से उनके दिल पर बोझ रही है। इस शिक्षक ने न केवल उनकी विकलांगता का इलाज किया बल्कि उनकी ताकत में भी वृद्धि की। उनकी क्षमताएं तो किसी गुरु के बराबर हैं। एक गुरु के सामने वांग वंश के मुखिया के रूप में उनकी पहचान का भी कोई महत्व नहीं होता। वह मेरी छात्रा है, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं उसका अच्छे से मार्गदर्शन करूं। यही मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। झांग जुवान ने सिर हिलाया। एक शिक्षक का दायित्व ज्ञान प्रदान करना, कौशल प्रदान करना और शंकाओं को दूर करना है। अपने पिछले जीवन में भले ही वे किसी हाई स्कूल में लाइब्रेरियन रहे हों, फिर भी वे शिक्षण संकाय के सदस्य थे। इस नाते वे इस पेशे के प्रति बहुत सम्मान और प्रेम रखते हैं। चूंकि वांग यांग उनकी छात्रा है, इसलिए उन्हें उसकी समस्याओं को हल करके उसे बेहतर साधना करने में मदद करने पर गर्व महसूस करने का कोई कारण नहीं है। उनकी शांत भाव से बात करते देख भीड़ एक बार फिर बेकाबू हो जाती है। ये है वांग परिवार के मुखिया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारी किसी अरबपति से मिल रहा हो। वो अभी भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं? जरा भी चिंतित क्यों नहीं? यही तो मेरी जिम्मेदारी है। शाबाश शाबाश। इस दृश्य को देखकर एल्डमो अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और सहमति में अपना सिर हिलाते हैं। संसार की हवा के झोंकों के साथ साथ प्राचीन मूल्य धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। यश और लाभ की लालसा में अनेक शिक्षक अपने मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हैं। ऐसे में इस झांग जुवान लाओशी का अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहना प्रशंसनीय है। इस तरह की मानसिकता के साथ साथ लियू यांग के उच्च स्तर के विश्वास और कबीले के मुखिया वांग होंग की प्रशंसा और सम्मान को देखते हुए क्या एल्डर शांग चेन गलत हो सकते हैं? इसी समय एल्डमो के मन में संदेह पनपने लगते हैं।
उसके आने से पहले उसने शांगचेन से झांग जुवान लाओशी के बारे में कई आलोचनाएं सुनी थी, जिससे उसे लगा था कि वह सचमुच एक निकम्मा और बेकार इंसान है जो केवल छल चापलूसी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। हालांकि अब जो दिख रहा है उससे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि वह अपनी आशंकाओं को अपने तक ही सीमित रखने का विकल्प चुनता है और स्थिति पर नजर रखना जारी रखता है। कुल प्रमुख वांग, कृपया अंदर आइए। एक बुजुर्ग से जैसी उम्मीद की जाती है, शांगचेन के चेहरे पर दिख रही असहजता तुरंत दूर हो जाती है क्योंकि वह वांग परिवार के सदस्यों को उनकी संबंधित सीटों पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है। कुल प्रमुख वांग होंग, एल्डरमो ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ओह, आप तो गुरु संघ के एल्डरमो शियांग हैं। आज आपको यहाँ कौन सी हवा ले आए? एल्डरमो को देखते ही वांग होंग झट से खड़ा हो गया। शिक्षक संघ सर्वोपरि संघ है जो औषधालय संघ, प्रशिक्षण गुरु संघ और कई अन्य संघों से कहीं ऊपर है। भले ही संघ के वरिष्ठ सदस्यों की साधना का स्तर स्वयं वांग वंश के वरिष्ठ सदस्यों के बराबर न हो, फिर भी वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें वांग वंश का कोई सदस्य अपमानित करने का जोखिम उठा सके। एक मामूली सा मामला है जिस पर मुझे ध्यान देना होगा, एल्डरमो ने सहज भाव से जवाब दिया। फिर हैरानी भरे भाव से उन्होंने आगे कहा, भले ही वांग यांग शियाओजी झांग जुवान को अपना गुरु मान लें, फिर भी आपको उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शियाओजी योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मिस युवती। उसके सामने यह व्यक्ति कौन है? 4 महान कुलों में से एक का मुखिया, एक अविश्वसनीय विशेषज्ञ जो एक दुर्जय शक्ति पर आधिपत्य रखता है। भले ही उनकी बेटी ने झांग जुवान को अपना शिक्षक मान लिया हो और झांग जुवान ने उस विकलांगता का इलाज किया हो जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी, फिर भी इस स्थिति में उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मिलने जाना उचित नहीं है। लगता है एल्डरमो आज भी उतने ही बुद्धिमान हैं। वाकई मुझे एल्डर शांगचेन से कुछ काम करवाना पड़ेगा। कबीले के मुखिया वांग होन मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। ओह, मुझे परेशान कर रहे हो? कुल प्रमुख वांग तो बहुत ही विनम्र हैं। बेझिझक मुझसे जो भी कहना होगा हो, जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर कि दूसरे पक्ष को कुछ पूछना है, एल्डर शांगचेन का आत्मविश्वास वापस आ गया। वह अपनी दाढ़ी सहलाते हुए झांग जुवान को प्रसन्नता से देखते हैं और श्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित करते हैं। आपने संयोगवश वांग यांग की विकलांगता पर ध्यान दिया, जिससे कबीले के मुखिया वांग ने आपको एक बार फिर देखा। लेकिन अगर हम स्थिति का बारीकी से विश्लेषण करें तो पहचान या दूसरों की देखभाल करने की क्षमता के बावजूद आप मेरे मुकाबले बहुत कमतर हैं। देखो, कुल प्रमुख वांग को मुझसे कुछ पूछना है। बात यह है, मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से आपकी देखरेख में है और शांग लाओशी की देखभाल में है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पहले आकर अपना आभार व्यक्त न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कुल प्रमुख वांग के इशारे पर एक बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं और कुछ भेंट करते हैं। यह मेरे बेटे के प्रति आपके द्वारा दिखाई गई चिंता के लिए मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। कुल प्रमुख वांग, इतनी विनम्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा पीढ़ी को शिक्षित करना और उनका पालन पोषण करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। मैं आपका उपहार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। एल्डर शांगचेन ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया, ये देखते हुए कि शिक्षक संघ के एल्डरमो यहाँ मौजूद हैं। अगर वह उपहार स्वीकार करना भी चाहें तो उन्हें ऐसा करने के लिए साहस की आवश्यकता होगी। एल्डर शांग का नेक स्वभाव प्रशंसनीय है। दूसरे पक्ष के इनकार पर कुल प्रमुख वांग होन ने हाथ हिलाकर बात वहीं खत्म कर दी। फिर एक पल रुकने के बाद उन्होंने कहा, दरअसल आज मुझे एल्डर शांग से कुछ बात करनी है। हाल ही में मेरे बेटे को साधना में कुछ परेशानियां आ रही हैं। उसे एहसास हुआ कि एल्डर के उपदेश उसके अनुकूल नहीं हैं। तो क्या आप उसे अपने मार्गदर्शन से हटा सकते हैं? क्या आप मेरी देखरेख से हट जाएंगे? ये शब्द सुनकर ऊपर से शांत लेकिन अंदर से प्रसन्न दिख रहे एल्डर शांगचेन लड़खड़ा गए और लगभग गिर ही गए। क्या आप मेरी देखरेख से हट जाएंगे? आप अचानक से मेरी देखरेख से क्यों हटना चाहेंगे? किसी विद्यार्थी का शिक्षक की देखरेख छोड़कर चले जाना शिक्षक के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि शिक्षक की ज्ञान देने की क्षमता घटिया है। पहले तो उसे लगा कि कुल प्रमुख वांग होन उसे कोई काम सौंपने आया है, इसलिए वह बहुत खुश था। लेकिन अंत में पता चला कि उसके आने का कारण यही मामला है। अगर यह बात फैल गई तो हो सकता है कि वह शिक्षा विभाग के प्रमुख का पद भी खो दे। वह शर्म से मर भी सकता है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह बुजुर्ग मेरी इस विनती को पूरा कर देंगे, कबीले के मुखिया वांग होन कहते हैं। ये एल्डर शांगचेन के चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो वैसे ही तेज जलन महसूस हुई। उनका मन गुस्से से भड़कने को कर रहा था, लेकिन साथ ही उन्होंने हिम्मत भी नहीं जुटाई। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुल प्रमुख वांग, चिंता मत कीजिए। चूंकि आपके बेटे ने अपना फैसला कर लिया है तो मैं उसकी विनती मान लूंगा। इसके बाद वह दूसरे पक्ष से पहचान का प्रतीक चिन्ह Z टोकन लेता है और उस पर अपने ताजे खून की एक बूंद टपकाता है। विंग, इस विषय पर उनकी पाठ योजना मिटा दी गई है। धन्यवाद एल्डर शांग। कबीले के मुखिया वांग होन ने संतुष्टि से सिर हिलाते हुए Z टोकन वांग ताओ को सौंप दिया। ऐसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध पारस्परिक होना चाहिए। यदि वह मेरी शिक्षाओं के अनुकूल नहीं हो पा रहा है तो उसका मेरी शिक्षाओं से विमुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बस क्या मैं जान सकता हूं कि वांग ताओ मेरी शिक्षाओं से विमुख होने के बाद किस गुरु को अपना शिष्य बनाना चाहता है? दिल में दर्द होने के बावजूद एल्डर शांगचेन जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। वांग ताओ उनके शिष्यों में से एक बेहद प्रसिद्ध छात्र है। वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी है जो हर साल स्तरीय परीक्षाओं में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति का उनके मार्गदर्शन से पीछे हट जाना, इसके बारे में सोचकर ही उन्हें अपने बाल नोचने का मन करता है। साथ ही वह असमंजस में भी है। चूंकि कबीले का मुखिया वांग होंग अपने बेटे को अपनी देखरेख से बाहर निकालने पर अड़ा हुआ है तो वह उसे किसे स्वीकार करने के लिए कहेगा। वह वरिष्ठ होने के साथ साथ शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। हो सकता है कि वह पूरे अकादमी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक न हो, लेकिन उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक माना जाता है। बहुत से लोग उनके संरक्षण में आने के लिए बेताब रहते हैं। वह सचमुच किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता जो वांग कबीले के मुखिया को विशेष रूप से यहाँ की यात्रा करने के लिए मना सके ताकि वह अपने बेटे को उसकी देखरेख से निकालकर उनकी देखरेख में ला सके। ओह, मेरे मन में तो पहले से ही एक उम्मीदवार है। कुल प्रमुख वांग होन खड़े होकर झांग जुवान के पास जाते हैं।
विनम्रतापूर्वक वे पूछते हैं, झांग लाओशी, क्या आप मेरे पुत्र वांग ताओ को अपने संरक्षण में स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप उसे अपना शिष्य बना सकते हैं? क्या यह ऐसा नहीं होना चाहिए? एल्डर शांगचेन की शिक्षाओं से विमुख होकर झांग जुवान का शिष्य बनना, उसके कार्यों को देखकर और उसके शब्दों को सुनकर पूरा एनलाइटनमेंट विल्टावा सन्नाटे में डूब गया। सब लोग पागल हो गए थे। विशेष रूप से एल्डर शांगचेन, वह लगभग मुंह भर खून की उल्टी कर बैठते हैं और मौके पर ही मर जाते हैं। कुल प्रमुख वांग होंग, आप मजाक कर रहे होंगे। क्या मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों? शांग बिन और काओशियोंग अचंभित रह गए। जिस निकम्मे शिक्षक को वे पहले तिरस्कार की नज़र से देखते थे, उसने वास्तव में एक कबीले के मुखिया को स्वयं आगे आकर एक बुजुर्ग को अपने बेटे को उसकी देखरेख से निकालने के लिए राजी कर लिया ताकि उसका बेटा उसकी शरण में आ सके। हे भगवान, क्या तुम इससे भी ज्यादा अतार्किक हो सकते हो? हालांकि भीड़ के अपने उन्माद से उबरने से पहले ही उन्हें कमरे में एक युवक की धीमी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। मुझे खेद है, लेकिन मैं मना करता हूँ। वुडोंग, सभी लोग फर्श पर गिर जाते हैं। अध्याय 70, शंकाएं स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। बिल्ली। इनकार, भाई, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? शांग बिन, काओशियोंग और शेन बीरू अपने बाल खींचते हैं, उनमें से हर एक पागल होने की कगार पर है। आज उन्हें जो रोमांच का अनुभव हुआ है वह उनके पूरे जीवनकाल में अनुभव किए गए रोमांच से कहीं अधिक है। वांग ताओ कौन है? अकादमी के 10 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक। ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो उसे अपने संरक्षण में लेने की होड़ में न हो। उस समय एल्डर शांगचेन ने शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के रूप में अपनी पहचान का फायदा उठाकर ही उसे अपने साथ शामिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस जैसी प्रतिभा और साथ ही वांग परिवार के मुखिया की व्यक्तिगत विनती। क्या सच में आपने इसे ठुकरा दिया? शांग बिन और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें 10,000 का नुकसान हुआ हो और वे सांस लेने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने छात्रों को भर्ती करने में असमर्थता के लिए उनकी आलोचना की थी, लेकिन अगले ही पल वांग परिवार के मुखिया ने अपने बेटे को उनके पास भेज दिया। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेरा दिल, मेरा जिगर एल्डर शांगचेन को अपने गले के आसपास ताज़ा खून अनियमित रूप से दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है, जो किसी भी क्षण बाहर निकलने की धमकी दे रहा है। क्या दुनिया में अब भी न्याय है? क्या दुनिया में अब भी कानून है? मैं वरिष्ठ अधिकारी हूं और शिक्षा ब्यूरो का प्रमुख भी। एक बात तो यह है कि आपने मेरी देखरेख से हटकर एक ऐसे व्यक्ति को अपना शिक्षक मान लिया जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए। सबसे बुरी बात यह है कि वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। एल्डर शांगचेन को ऐसा महसूस हो रहा है मानो उनका चेहरा बेरहमी से नोचकर जमीन पर बिखेर दिया गया हो। इस समय उनकी दिली इच्छा है कि जमीन में एक छेद हो जाए ताकि वे उसमें छिप सकें। बहुत शर्मनाक, उसे ऐसा लग रहा है मानो उसकी दादी के घर तक जाते जाते उसकी सारी इज्जत तार तार हो गई हो। बगल में खड़े एल्डर मोजियान की आंखें भी मानो जमीन पर गिरने ही वाली थीं। कुछ देर पहले तक झांग लाओशी के बारे में उनकी राय में सुधार हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से हालात दिख रहे हैं उससे लगता है कि यह अभी भी अपर्याप्त है। इनकार। वान परिवार के मुखिया के चेहरे पर असहजता झलकती है। वह तुरंत अपने बेटे की ओर देखता है। मैं झांग लाओशी से विनती करता हूं कि वे मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। वांग ताओ जल्दी से आगे बढ़ता है, फर्श पर घुटने टेकता है और झांग जुवान को एक गंभीर भाव से देखता है। ये सच है कि वह पहले झांग लाओशी को नीचा समझता था, लेकिन अपनी छोटी बहन के पैरों को ठीक होते और उसकी ताकत में आए जबरदस्त उछाल को देखकर, साथ ही यह याद करके कि कैसे दूसरे पक्ष ने उसकी तलवार को मात्र 2 उंगलियों से जकड़ लिया था, वह दिल से उससे प्रभावित हो गया है। मैं मना करता हूँ। झांग जुबान ने उसे हाथ हिलाकर दूर कर दिया। एक छात्र अपने शिक्षक का चुनाव कर सकता है, इसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों का चुनाव कर सकता है। कल वांग ताओ जबरदस्ती उनकी कक्षा में घुस आया। उसने न केवल बदतमीजी की बल्कि उन पर हथियार भी तान दिया। भला ऐसे विद्यार्थी को वह अपने संरक्षण में कैसे ले सकता है? उस समय भले ही झाओया ने उसे केवल मौखिक रूप से चुनौती दी थी, फिर भी उसे शौचालय साफ करने की सजा दी गई थी। यदि किसी शिक्षक में आत्मसम्मान की कमी हो तो उसके छात्र उसे हीन दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में उसका मार्गदर्शन उन पर कोई सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है? मुझे पता है कि मैंने जल्दबाजी की और झांग लाओशी को नाराज कर दिया, लेकिन चूंकि मैं अभी भी अपरिपक्व हूं और शिष्टाचार से अनजान हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। इनकार का कारण जानते हुए वांग ताओ जल्दी से बोलता है। एक शिक्षक की गरिमा को कलंकित नहीं किया जा सकता। जब उसने झांग जुबान पर तलवार से हमला किया तो दूसरे पक्ष का इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया न देना एक बात है। फिर भी इस समय वह अभी भी उसके मार्गदर्शन में प्रवेश पाने की आशा रखता है, इसलिए उसका अनुरोध अस्वीकार किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी हाँ, मेरा बेटा गुरु की महानता से अनभिज्ञ है, इसलिए उसने उस समय थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मुझे आशा है कि आप उसे क्षमा कर देंगे, कुल प्रमुख वांग होंग ने जल्दी से समझाया। वांग वंश के मुखिया, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यही कारण है कि झांग लाओशी आपके बेटे को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। इसी समय कमरे में अचानक एक आवाज गूंजती है। आवाज के स्रोत का पता लगाने पर पता चला कि यह आवाज उसी व्यक्ति की थी जो कुछ क्षण पहले ही ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण में हार गया था, काओशियोंग। अगर अभी कुछ देर पहले की बात होती तो एल्डर शांगचेन की प्रतिष्ठा और रुतबे को देखते हुए वे निश्चित रूप से झांग जुबान की सजा रद्द करवा सकते थे। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वे सजा को टालने के तरीके भी सोच सकते थे, जिससे समझौता धीरे धीरे भुला दिया जाए। लेकिन इस समय वांग वंश के मुखिया वांग होंग झांग जुबान से विनती करने आए हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो संभवतः वे ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा से बच नहीं पाएंगे। वैसे भी स्थिति अब अपरिवर्तनीय हो चुकी है। उसे झांग जुबान के साथ अपने संबंधों को और खराब होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, किसी के द्वारा उनकी बात काटने पर कबीले के मुखिया वांग होंग का चेहरा नाखुशी से लाल हो गया। इस झांग जुबान की शक्ति केवल फाइटर 3 दान चैन की स्तर की है, जबकि वांग ताओ शाओए का वर्तमान साधना स्तर फाइटर 4 दान पिगु स्तर का है। चूंकि उसकी शक्ति उससे मेल नहीं खाती तो वह उसे कैसे मार्गदर्शन दे सकता है या सलाह दे सकता है?
उसे अपना शिष्य स्वीकार करने में उसकी अनिच्छा का कारण यही है कि वह स्वयं भी इस बात से अवगत है। शाओ योजक चिन्ह ग्रेटर धन्यवाद स्वामी। चेहरे पर क्रूरता का भाव लिए काओशियोंग दहाड़ता है। सचमुच उसकी ताकत वान ताओ शाओ के बराबर भी नहीं है। ये सोचना भी एक मजाक है कि वह उसे अपना शिष्य स्वीकार करेगा। शांग बिन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए जल्दी से कहा, कुल प्रमुख वांग, कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। वान ताओ शाओ का मेरी शिक्षाओं से विमुख होना ठीक है, लेकिन यदि वह अपने से कम साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान ले तो भविष्य में उसके लिए अपना साधना स्तर बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। एल्डर शांग चेन की आंखों में भी एक चमक आ गई। जी हाँ, उनके सामने खड़ा झांग जुवान केवल फाइटर 3 दान जैन की स्तर की ताकत रखता है। ये बात अकादमी में सभी को भलीभांति ज्ञात है। एक फाइटर 4 डैन विशेषज्ञ का अपने से कमजोर व्यक्ति को अपना गुरु मानना, यह अपने आप में एक मजाक है। यह गैदे कबीले के मुखिया वांग होन का दिल धड़क रहा है। उसने वांग यंग के मुंह से झांग जुवान के अविश्वसनीय सिद्धांतों के बारे में सुना है, लेकिन वह उसकी साधना के सटीक स्तर को नहीं जानता है। हालांकि वांग ताओ ने पहले भी उस पर हमला किया था, लेकिन चूंकि उसने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया था, इसलिए वह भी इसे अनजान है। यदि दूसरे पक्ष की बात सच है और इस झांग लाओशी के पास केवल फाइटर 3 दान जैन की स्तर की शक्ति है, तो वह वास्तव में वांग ताओ सिखाने में असमर्थ है। ये सच है कि सिद्धांतों का ज्ञान रखने वाला शिक्षक उन्हें अपने छात्र को समझा सकता है, लेकिन छात्र को उनका गहन ज्ञान तभी होगा जब वह स्वयं उनका अभ्यास करे और उन्हें स्वयं अनुभव करे। यदि शिक्षक स्वयं उस स्तर तक नहीं पहुंचा है तो यह संभव नहीं है कि वह छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ा सके। ये बिल्कुल झांग जुबान के पिछले जीवन जैसा ही है। यदि शिक्षक स्वयं किसी समस्या को हल करने में असमर्थ है तो वह अपने छात्र को उसे हल करना कैसे सिखा सकता है। शिक्षक को कई बातों की पूर्व सूचना होनी आवश्यक है ताकि छात्र अभ्यास करते समय उन बातों का ध्यान रख सकें। अन्यथा एक शिक्षक अपने दिमाग में कितने ही अविश्वसनीय सिद्धांत क्यों न रख ले, वे झील पर चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान ही होते हैं जिनका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं हो सकता। झांग जुबान, अगर तुम वांग ताओ शाओ सिखाना चाहते भी हो तो क्या तुम में वो क्षमता है? अगर नहीं तो यहाँ नाटक करना बंद करो। तीसरे दान स्तर के योद्धा के रूप में तुम्हारी ताकत से तुम अकादमी में नए आए कुछ विद्यार्थियों को तो शायद हरा पाओ, लेकिन पुराने विद्यार्थियों के साथ ऐसा करने का सपना मत देखो। झांग जुबान को चुप देखकर काओशियोंग की आंखों में क्रूरता और उत्साह की चमक दिखाई दी। जी हाँ, कुल प्रमुख वांग, काओशियोंग लाओशी की बात में दम है। झांग जुबान खुद अभी तक फाइटर 4 दान तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसे उस स्तर की साधना विधि का ज्ञान न हो। भला वह किसी शिष्य को पिगु स्तर की साधना में इस तरह कैसे मार्गदर्शन कर सकता है? आत्मविश्वास से भरे हुए एल्डर शांग चेन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, नहीं, आपकी बात गलत है। भीड़ की हंसी सुनकर वांग ताओ जल्दी से उठ खड़ा हुआ और समझाने लगा, कौन कहता है कि झांग लाओशी की ताकत मेरे बराबर नहीं है? कल जब मैंने अनजाने में उसे नाराज कर दिया तो मैंने अपनी पूरी ताकत से तलवार से उस पर हमला किया। फिर भी उसने मेरी तलवार को अपनी 2 उंगलियों से आसानी से पकड़ लिया। अगर वह सिर्फ जैन की स्तर का होता तो ऐसा होना नामुमकिन था। 2 उंगलियों से पकड़ना, हाँ, वांग ताओ शाओ, अगर तुम उसकी थोड़ी इज्जत बचाना भी चाहते हो तो तुम्हें कुछ और विश्वसनीय तरीका सोचना होगा। काओशियोंग ने ठंडे लहजे में कहा, तुम पिगु स्तर के चौथे दान योद्धा हो और तुम्हारी ताकत 700 किलोग्राम से भी अधिक है। इसके अलावा तुम्हारी तलवार के वजन और गति को देखते हुए पिक्स्यू स्तर के प्राथमिक चरण के योद्धा के लिए भी इसे नंगे हाथों से 2 उंगलियों से रोकना मुश्किल होगा। तुम मुझे ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो कि हमारे झांग लाओशी, जिन्होंने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, हमारे विद्यालय के वरिष्ठों की तरह पिक्स्यू स्तर तक पहुंच गए हैं? तलवार हल्की और लचीली होती है और पिगु स्तर के उन्नत तलवारबाज का पूर्ण बल से किया गया हमला बिजली की गति से तेज होता है। अगर विरोधी को अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी का अच्छा ज्ञान न हो और उसे पहले से ठीक पता न हो कि हमला कहाँ होगा, तो पिक्सू स्तर के प्राथमिक स्तर के तलवारबाज के लिए भी उसका हमला रोकना मुश्किल होगा। फिर भी वांग ताओ ने कहा कि अकादमी के सबसे कमजोर शिक्षक ने भी उसका हमला आसानी से रोक लिया। मजाक कर रहे हो क्या? मैंने भी देखा है, शिक्षक अपनी तलवार को 2 उंगलियों से पकड़े हुए थे। लियू यांग ने भी घबराते हुए बताया। उन्होंने उस दिन की स्थिति को अपनी आंखों से देखा है और उनके शब्दों में कोई झूठ नहीं है। हालांकि झांग जुबान पर उनके उच्च स्तर के भरोसे को देखते हुए जिस क्षण वह ये बात कहते हैं, ऐसा लगता है मानो वह झूठ को छुपाने में उनकी मदद कर रहे हों। वंश प्रमुख वांग होंग, आप तो महान साधकों के वंश के हैं। दोनों की बातों को अनसुना करते हुए एल्डर शांग चेन ने ठंडे लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति पिक्सू स्तर के मध्यवर्ती चरण में नहीं है वह वांग ताओ शाओ के पूर्ण बल के हमले को झेल सकता है? ये कबीले के मुखिया वांग होंग हिचकिचाते हैं। केवल 2 उंगलियों से वांग ताओ के पूरे बल से किए गए हमले को झेलना एक ऐसा कारनामा है जिसे पिक्सू क्षेत्र के औसत विशेषज्ञों के लिए भी पूरा करना मुश्किल होगा। झांग लाओशी के सिद्धांत भले ही अविश्वसनीय हों, लेकिन इतनी कम उम्र में पिक्सू क्षेत्र के मध्यवर्ती चरण तक पहुंचना, यहाँ तक कि उन्हें भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। आखिरकार ये बहुत ही चौंकाने वाला है। वांग ताओ शाओ, मैं समझता हूँ कि तुमने झांग जुबान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जानबूझकर ये बातें कही थी ताकि वो तुम्हें अपना शिष्य बना ले, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। कभी कभी हद से ज्यादा करना ठीक नहीं होता। वांग होन को असमंजस में देखकर एल्डर शांग चेन ने शान से अपनी बाहें फैलाई और ज्ञान भरी भाषा में बोले। जैसे ही वो कुल प्रमुख वांग होन से अनौपचारिक बातचीत जारी रखने वाले थे और वांग ताओ की बातों को असत्य साबित करने के लिए कुछ गहन सिद्धांत पेश करने वाले थे, तभी उन्हें कमरे के बाहर से ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक की आवाज़ फिर से सुनाई दी। एल्डर शांग, क्या बात है? एल्डर शांग चेन ने नाखुशी से भौहें चढ़ाईं। क्या आपने नहीं देखा कि मैं कूल दिखने का नाटक कर रहा हूँ? कोई व्यक्ति परिस्थिति को समझने में इतना असमर्थ कैसे हो सकता है? बाहर कोई है जो झांग जुबान लाओशी से मिलना चाहता है, ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक घबराकर कहता है। क्या आप झांग जुबान को ढूंढ रहे हैं? कौन? आज क्या हो रहा है? आज हर कोई झांग जुबान को क्यों ढूंढ रहा है? ये जेननान वान का पुत्र बाइशुन शियाओ वांगे है, ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक ने कहा। अध्याय 71, अभिमानी युवती वांगे स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। बाइशुन जियो वांगे, जियाओ योजक चिन्ह ग्रेटर धन्यवाद। कमरे में मौजूद सभी लोग अचंभित रह जाते हैं।
ये बाइशुन भले ही युवा हो लेकिन मार्शल आर्ट में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। महज 17 वर्ष की आयु में ही वह फाइटर 5 दान के शिखर पर पहुंच चुका है, जिसके कारण तियानिक्सुआन शहर में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया है। सम्राट शेन जुई ने एक बार टिप्पणी की थी कि उनके लिए राज्य में सबसे कम उम्र के पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ बनना बहुत संभव है। जैनान वांग दक्षिणी सीमाओं की रक्षा में व्यस्त हैं, इसलिए वे राजधानी में नहीं रहते। नतीजतन ये युवा छात्र होंगतियन अकादमी में कक्षाओं में भाग नहीं लेता। हालांकि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें और भी प्रतिष्ठित बेइवू अकादमी में प्रवेश मिल गया। बेइवू अकादमी एक ऐसा विद्यालय है जिसमें प्रथम श्रेणी के मास्टर शिक्षक कार्यरत हैं। जो भी लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके इसके सदस्य बन पाते हैं वे सभी प्रसिद्ध प्रतिभावान होते हैं। इन कुछ दिनों में जैनान वांग अपने कर्तव्य की रिपोर्ट करने के लिए तियानिक्सुआन शहर लौट आया। इसी क्रम में बाइशुन भी उसके पीछे पीछे राजधानी चला गया। लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह झांग शुआन लाओशी को ढूंढ रहा है? एक तो अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक है, जबकि दूसरा एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो एक प्रभावशाली और शक्तिशाली अधिकारी का बेटा है। इन दोनों की तुलना करना बिल्कुल असंभव है। क्या उन दोनों का एक दूसरे को जानना संभव है? लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति तो बिल्कुल अलग है। जल्दी करो, उसे अंदर बुलाओ। एल्डर शांगचेन को शायद पता ना हो कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उनके प्रति असभ्य होने का साहस नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक को उन्हें अंदर ले जाने का इशारा किया। कुछ क्षण बाद सफेद वस्त्र पहने एक युवक बड़े बड़े कदमों से अंदर आता है। उसके पीछे कुछ सेवक चल रहे हैं। वे सभी धातु के कवच से लैस हैं और उनकी आंखें निर्मल हैं। ये युवक उम्र में भले ही अधिक न हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त आकर्षण झलकता है। उसके पूरे शरीर की शक्ति सूर्य की तरह चमकती है, जिससे दूसरों पर तीव्र दबाव पड़ता है। हालांकि वे दोनों ही फाइटर 5 दान शिखर विशेषज्ञ हैं, लेकिन केवल उनकी आभा से ही यह स्पष्ट है कि वह शांग बिन और शेन बीरू से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जियो वांगे को सम्मान देते हुए शांग चेन, कबीले के मुखिया वांग होंग और अन्य लोग एक ही क्षण में अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। वांग वंश को भले ही 4 महान वंशों में से एक माना जाता हो, लेकिन राज्य के दक्षिण की रक्षा का जिम्मा संभालने वाले शक्तिशाली अधिकारी की तुलना में वे अभी भी अपर्याप्त हैं। समय और स्थान चाहे जो भी हो, सैन्य शक्ति के शीर्ष पर बैठे लोग ही सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। अरे मास्टर झांग, आप सचमुच यहाँ हैं। उन्हें लापरवाही से विदा करते हुए वह आदरपूर्वक उपस्थित शांग चेन और अन्य लोगों की अनदेखी करता है और आसपास का जायजा लेता है। अचानक उसकी नज़र एक परिचित आकृति पर पड़ती है और वह उत्साह से झांग जुबान की ओर दौड़ता है। तुम यहाँ क्यों हो? झांग जुबान भौहें चढ़ाता है। मास्टर लू चेन ने तुम्हें मुझसे सीखने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें इतना आज्ञाकारी होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम सचमुच दस्तक देने आ जाओ। मेरे पिताजी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद चले जाएंगे, इसलिए मैं राजधानी में ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। इसलिए मुझे गुरुजी से सीखने के लिए हर पल का सदुपयोग करना होगा ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। बाइशुन समझाते हैं। मालिक, बाइशुन शियाओ वांगे की उनसे जान पहचान कैसे हुई? और उनके बीच घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। क्या उनका पद शिक्षक का नहीं है? फिर उन्होंने उन्हें गुरु क्यों कहा? ये देखकर कि बाइशुन वास्तव में झांग शुआन से मिलने आया है और उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है, हर कोई एक बार फिर अचंभित रह जाता है। क्या हो रहा है? वे दरअसल एक दूसरे को जानते हैं। क्या झांग जुबान एक शिक्षक नहीं है? मास्टर, इस उपाधि का क्या अर्थ है? और झांग जुबान, तुम्हारा ये रवैया कैसा है? क्या तुमने नहीं देखा कि बड़े शांग और कबीले के मुखिया वांग ने भी युवा वांगे को देखकर सिर झुकाया? तुमने न सिर्फ सिर नहीं झुकाया, बल्कि भौहें भी चढ़ा लीं। भौहें चढ़ा लीं? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? बेशर्मी! एल्डर शांग चेन अब और चुप नहीं रह सके। वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। झांग जुबान, तुम युवा वांगे से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जल्दी करो, उन्हें प्रणाम करो और सम्मान दो। शिक्षक होते हुए भी तुम्हें बुनियादी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ऐसी बेइज्जती, तुम सचमुच शर्मनाक हो। इसके बाद मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह बाइशुन की ओर मुड़ता है। बाइशियाओ वांगे, गुस्सा मत करो। इस झांग शुआन की ताकत कमजोर है, ऊपर से वह अनाड़ी और शिष्टाचार से अनभिज्ञ भी है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि बाइशियाओ वांगे की भौहें कसकर सिकुड़ गई हैं। उसकी आंखों में एक बर्फीली आभा दिखाई देती है और वह ऐसा लग रहा है मानो कोई शेर अपने बाल खड़े कर ले हमला करने के लिए तैयार हो। तुम कौन हो? हट जाओ। वरिष्ठता के हिसाब से मास्टर झांग जुबान मेरे दादाजी की पीढ़ी से हैं, फिर भी तुम ऐसी बातें करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? दादाजी, वुडोंग। सभी लोग एक बार फिर फर्श पर गिर पड़ते हैं। इस तरह से बात करने का ये तरीका आखिर है क्या? बाइशियाओ वांगे के पिता जेननान वांग हैं, जो सम्राट शेनजुई के समकक्ष हैं। फिर भी आप कहते हैं कि उनकी वरिष्ठता आपके दादा के बराबर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे सम्राट शेनजुई से भी ऊंचे दर्जे के हैं? कुछ क्षण पहले तक अत्यधिक अहंकारी रहे एल्डर शांग चेन अब अनियंत्रित रूप से कांपने लगते हैं और सदमे से लगभग बेहोश हो जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? आखिर हुआ क्या? विशेषकर शांग बिन और काओशियों को ऐसा लग रहा है जैसे वे पागल हो रहे हों। अपने बालों के गुच्छे खींचते हुए उनकी आंखें मानो किसी भी क्षण अपनी जगह से बाहर निकल जाएंगी। यहाँ तक कि एल्डमो, जो अब तक पूरी स्थिति को शांत भाव से देख रहे थे, उन्हें भी अपनी ठोड़ी पर दर्द महसूस हुआ। अनजाने में ही उन्होंने अपनी दाढ़ी नोच ली। बिल्कुल सही, दादा झांग एक युग के उस्ताद चित्रकार हैं और उनकी कला इतनी अद्भुत है कि हम तीनों भी उनके सामने कुछ नहीं हैं। फिर भी तुम उन्हें दुस्साहसी और कमजोर कहते हो। धिक्कार है। लगता है तुम जीने से ऊब गए हो, या शायद तुम कोई अभ्यास साथी ढूंढ रहे हो। बाइयांग। बाइशुन ने अपने अधीनस्थ को आगे आने का इशारा किया। आपका विनम्र अधीनस्थ यहाँ है। तुरंत ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे से आगे बढ़ता है। उसे थप्पड़ मारो, बाइशुन ने आदेश दिया। हाँ, जब वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया तो वह किसी भी तरह से ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था। हालांकि इस क्षण जब उसने अपनी पलकें उठाईं तो एक पल में ही खून की प्यास से भरी आभा फूट पड़ी, मानो कोई राक्षस लाखों लाशों को रौंद कर नरक से बाहर निकला हो। वह संभवतः एल्डर शांगचेन के समान साधना स्तर का हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पिक्स्यू स्तर के हैं, लेकिन उसकी आभा बाद वाले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है।
सर्वोच्च सैनिक, दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसी रक्तप्रलोभनशील आभा को अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों से ही शांत किया जा सकता है। ऐसे आभा वाले सैनिकों को सर्वोच्च सैनिक कहा जाता है। उनमें से प्रत्येक में अटूट इच्छाशक्ति और अविश्वसनीय पराक्रम होता है, जो उनसे उच्च स्तर की साधना वाले सैनिकों से भी द्वंद्वयुद्ध करने में सक्षम होते हैं। अपनी रक्तपिपासु छवि से सबको अचंभित करते हुए अधेड़ उम्र का बायान तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह एल्डर शांगचेन के सामने प्रकट हुआ और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारा। हॉल में एक तीखी आवाज गूंजी। एल्डर शांगचेन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह लट्टू की तरह घूमते हुए एक पूरा चक्कर लगाकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से ताज़ा खून फूट पड़ा और उनके दर्जनों दांत खून के पोखर में बिखरे पड़े थे। आप अपने शरीर को स्थिर करते हुए एल्डर शांगचेन अब भड़कने ही वाले हैं। होनटियन अकादमी के एक वरिष्ठ सदस्य और पिक्स्यू क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में ये सोचना भी भयानक था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा जाएगा। लेकिन इतना गुस्सा होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकता। आखिर दूसरा पक्ष जेनेनान वांग का इकलौता बेटा बाई शियाओ वांगे है। अगर उसने सच में उसे कुछ करने की हिम्मत की तो जेनेनान वांग शायद आकर पूरे अकादमी में तहलका मचा देगा। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया हो। उस समय वांग परिवार के समान प्रभाव रखने वाले एक व्यक्ति ने बाई शियाओ वांगे से झगड़ा करने की कोशिश की और उन्हें घायल कर दिया। इससे जेनेनान वांग क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी सेना के साथ उनके निवास पर हमला कर उनके पूरे परिवार को मार डाला। अंततः सम्राट शेन झुई ने न केवल इस घटना के लिए उन्हें दंडित नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्र को शियाओ वांगे की उपाधि भी प्रदान कर दी। अन्यथा भले ही वह परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हो, फिर भी वह शियाओ वांगे कहलाने की योग्यता नहीं रखता है। ये सब झांग जुबान की गलती है। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता है, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। वह अपने उस गुस्से को, जिसे वह बाइजुन पर निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, केवल झांग जुबान पर ही निकाल सकता है। अगर यह आदमी न होता तो वह आज इस तरह शर्मिंदा कैसे हो सकता था। क्या आप मेरे कार्यों से नाखुश हैं? उसकी भयानक रंगत देखकर बाइशुन ने अपनी बाहें उठाईं और अभिमानी लहजे में पूछा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। एल्डर शांगचेन का दिल दर्द से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। बेहतर होगा कि तुम हिम्मत न करो। सच कहूं तो मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अगर मेरे दादा जहां खुद हमला करते और अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पाते तो तुम अब तक मर चुके होते। ये सुनकर बाइशुन को उस रात की लड़ाई याद आ जाती है और उसका शरीर अनजाने में कांप उठता है। वह जो कह रहा है वह सच है। इस मास्टर जहां की शारीरिक शक्ति ही 40 डिंग से अधिक है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। थप्पड़ मारते समय शायद उसे कुछ महसूस न हो, लेकिन तब तक आप वहां से जा चुके होंगे। अध्याय 72, निरस्त न किया जा सकने वाला स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। उसे बचाना, उसकी ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थ। शियाओ वांगी के शब्दों के आधार पर झांग जुवान लाओशी की शक्ति एल्डर शांगचेन से श्रेष्ठ है। ये कैसे संभव है? ज्यादा समय लिए बिना सभी लोग अभी अभी घटी घटनाओं को समझने में कामयाब हो जाते हैं। ये बात विशेष रूप से शांगबिन और काओशियों के लिए सच है, जिन्होंने दावा किया था कि झांग जुवान कमजोर है और वांग ताओ झूठ बोल रहा है। दोनों को अपने सामने घट रही स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा है। पिछली परीक्षा में झांग जुवान की क्षमता केवल जेन की स्तर की ही पाई गई थी। ये बात पूरी अकादमी को ज्ञात है और उसके शिखर स्तर तक पहुंचने की कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा है तो वह बाई शियाओ वांगे से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसके अलावा उसके कथनों के आधार पर ऐसा लगता है कि एल्डर शांगचेन भी उसका मुकाबला करने में असमर्थ हैं। यह विचित्र और अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि बाइशुन झूठ बोल रहा है। सब जानते हैं कि बाई शियाओ वांगे न केवल बेहद प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा और अभ्यास करना भी बहुत पसंद है। अगर वे हर दिन कुछ राउंड अभ्यास न करें तो उन्हें बेचैनी होने लगती है। चूंकि वे झांग जुबान से इतने प्रभावित हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास वाकई उतनी ताकत है जितनी वे बताते हैं? इस बिंदु पर उनमें से हर एक उस युवक को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है जिसे वे पहले कचरा समझते थे। उसमें कुछ भी असाधारण नहीं है, सिवाय उसकी गोरी और चिकनी त्वचा के, जो उसे उसकी वास्तविक उम्र से भी छोटा दिखाती है। भला वह विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? खांसी। जब झांग जुबान ने देखा कि बाकी सभी की संदेह भरी निगाहें उस पर टिकी हैं, तो उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अब शायद वह अपनी असली ताकत को और छिपा नहीं पाएगा, लेकिन फाइटर 3 दान जैन की स्तर पर शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे निचले स्थान पर रहने के बाद थोड़े समय के अंतराल के बाद पिक्स्यू स्तर के विशेषज्ञ के समकक्ष बन जाना, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या गुमनाम रहना इतना मुश्किल है? झांग जुबान को सिरदर्द होने लगा है। वह अपनी ताकत छुपाना चाहता था, चुपचाप रहना चाहता था और छुपकर छिपकर काम करना चाहता था। शुरू में उसे लगा कि बाइजुन का अकादमी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही रात में वह आदमी उसके पास दौड़कर आ जाएगा। इतना बड़ा हंगामा मचाने के बाद चाहकर भी वह अपनी ताकत को छिपा नहीं सकता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! जब वह अभी भी स्थिति को लेकर असमंजस में था, तभी उसने बाइशुन शियाओ वांगे का चेहरा अपने ठीक सामने चापलूसी भरे भावों के साथ उभरते हुए देखा। हे मास्टर झांग, दादा झांग, क्या मैंने मामला अच्छे से सुलझा लिया? हालांकि वह बाइशुन के ऐसे व्यवहार के लिए उसे दोष भी नहीं दे सकता। मास्टर लू चेन पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि परीक्षा में उसकी सफलता या असफलता काफी हद तक उस पर निर्भर करती है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह जानबूझकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेगा ताकि उनकी नज़र में अच्छा बन सके। इसी वजह से वह इतनी जल्दी उठ गया, और जब उसे पता चला कि झांग जुबान यहाँ है, तो वह अपने अधीनस्थों के साथ जबरदस्ती अंदर घुस गया। अभी भी स्वीकार्य है, जो हो गया सो हो गया। झांग जुबान के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाकर सहमति दी। झांग लाओशी, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ये जानते हुए कि झांग जुबान की शक्ति केवल जैन की स्तर तक सीमित नहीं है, कुल प्रमुख वांग होंग ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने एक नज़र से वांग ताओ को इशारा किया। वांग ताओ एक बार फिर आगे बढ़े और उनके सामने घुटने टेक दिए। मास्टर झांग को अपना गुरु मानकर तुम खुद को क्या समझते हो?
मैंने तो अभी तक उन्हें स्वीकार भी नहीं किया है और तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। चलो थोड़ी देर अभ्यास कर लेते हैं। झांग जुबान के कुछ बोलने से पहले ही बाई शियाओ वांगे ने उसे घूर कर देखा। मैं हिम्मत नहीं करता। वांग ताओ चौंक जाता है। हालांकि बाईशुन की उम्र लगभग उसके बराबर है, लेकिन उसकी ताकत पहले ही फाइटर 5 दान के शिखर तक पहुंच चुकी है। ये देखते हुए कि वह उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ मुकाबला करना, इसमें और मौत को दावत देने में क्या फ़र्क है। ठीक है वांग ताओ, तुम कल मेरी कक्षा में एक तरफ बैठकर सुन सकते हो। अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं तुम्हें अपना छात्र स्वीकार करने पर विचार कर सकता हूँ। इस डर से कि यह बाई शियाओ वांगे एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर देगी और वांग ताओ की जान ले लेगी, झांग हुआन तुरंत हस्तक्षेप करता है। धन्यवाद झांग लाओशी। कबीले के मुखिया वान होंग ने राहत की सांस ली और जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। वान ताओ अभी झांग जुबान का छात्र नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यही एकमात्र उपाय है जिससे इस मामले को सुलझाया जा सकता है। आखिरकार अपने बेटे के इस निराशाजनक कृत्य के लिए वह किसे दोषी ठहरा सकता है जिसने दूसरे शिक्षक की कक्षा में घुसकर उसकी हत्या कर दी। ऐसी स्थिति का सामना करने के बाद कोई भी शिक्षक ऐसे छात्र को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि अभी वह सिर्फ एक तरफ बैठकर सुन रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो वह निश्चित रूप से एक आधिकारिक छात्र बन सकेगा। किनारे से चुपकर सुन रहा था। एल्डर शांगचेन की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वह अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ साथ शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। आमतौर पर वही छात्रों का चयन करते हैं। अगर कोई छात्र उनकी देखरेख छोड़कर किसी दूसरे शिक्षक के पास जाना चाहे तो बात अलग है, लेकिन वह इसके बजाय दूसरे शिक्षक की कक्षाओं को छुपकर सुनते हैं। इतना ही नहीं, वो अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक भी था। एल्डर शांगचेन को ऐसा महसूस हो रहा है मानो उनके बूढ़े चेहरे पर बार बार पैर रखा जा रहा हो और उनकी गरिमा का एक अंश विशेष नहीं बचा है। उसकी इज्जत तो उसकी बड़ी बुआ के घर तक जा गिरी है, उसकी दादी के घर क्यों नहीं, क्योंकि वह वहां से तो गुजर ही चुका है। मास्टर झांग, क्या आपको मुझसे कुछ और काम करवाना है? अगर हाँ तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद मुझे चित्रकला सिखाएं। बाईशुन ने झांग लाओशी की ओर मुड़कर देखा। अभी भी कुछ मामले सुलझाने बाकी हैं। झांग जुबान ने शेंगचेन की ओर मुड़कर कहा, एल्डर शांग, ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम अपनी तय शर्त को पूरा करें? वह यहाँ ज्ञानोदय की इच्छा से संबंधित मुकदमे के कारण आया है। मुकदमा समाप्त होने के बाद कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन अब उनके द्वारा तय की गई शर्त को पूरा करने का समय आ गया है। झांग जुबान, इस पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ज्ञान प्राप्ति परीक्षा हार गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। मुझे डर है कि आप मेरा शिक्षण लाइसेंस छीन नहीं सकते। ये जानते हुए कि अब वह इससे बच नहीं सकता, काओशियोंग इसका सामना करने का फैसला करता है और वह उग्र भाव से आगे बढ़ता है। क्या आप में वह क्षमता नहीं है? झांग जुबान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बिल्कुल, मेरा कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है और न ही मैंने अपने किसी छात्र को बेकाबू किया है। भले ही शिक्षक योग्यता परीक्षा में मेरा परिणाम औसत से कम रहा हो, फिर भी मैं पास हूँ। सिर्फ एक शर्त के कारण मेरा शिक्षण लाइसेंस रद्द करना, यहाँ तक कि शिक्षक संघ को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है। काओशियोंग उन्माद में चीखता है। क्या ये सच है? नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ झांग जुबान ने एल्डमो की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। वह शिक्षक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए उन्हें इन मामलों की जानकारी होनी चाहिए। उनकी बात सच है। एल्डमो ने सिर हिलाया। शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस शिक्षक संघ द्वारा कई सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड खराब नहीं है तो उसका लाइसेंस रद्द करना मुश्किल है। क्या ऐसा है? झांग जुबान ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें अपने पिछले जीवन में शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की याद आती है। वहाँ यदि कोई शिक्षक अपने काम में अक्षम भी हो तो भी विद्यालय को उसे बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता। वास्तव में शिक्षा मंत्रालय को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि शिक्षक ने ऐसा कुछ न किया हो जो शिक्षक के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो। ऐसा लगता है कि यहाँ भी स्थिति कुछ इसी तरह की है। तो फिर शर्त तय करते समय आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? झांग जुबान खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। उस समय जब वह अपनी फीस बढ़ा रहा था, उसे लगा कि उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द हो सकता है, इसलिए उसने यह बात हल्के फुल्के ढंग से उठा दी। अगर उसे पता होता कि शिक्षण लाइसेंस रद्द करना इतना मुश्किल है तो वह उसे अकादमी से निष्कासित ही कर देता। खांसी, मुझे लगा था कि तुम हार जाओगे, एल्डमो ने अजीब तरह से कहा। झांग जुबान ने न केवल शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए, बल्कि उसने एक छात्र की साधना को भी अनियंत्रित कर दिया। यदि कोई इस मामले की जांच करे तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। एल्डमो को लगा कि झांग जुबान निश्चित रूप से हार जाएगा, इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काओशियोंग उनसे इतनी बुरी तरह हार जाएगा। शर्त की शर्तों को पूरा करना असंभव है जब तक कि एल्डमो बोलते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन क्या जब तक कि कोई मास्टर टीचर या एसोसिएट मास्टर टीचर व्यक्तिगत रूप से यह गवाही न दे कि वह शिक्षक के रूप में बने रहने के लिए योग्य है, और यह गवाही टीचर गिल्ड को ऊपर तक न पहुंचा दी जाए, एल्डमो कहते हैं। मास्टर टीचर, एसोसिएट मास्टर टीचर, ये लोग कहाँ मिलेंगे? झांग जुबान सिर हिलाता है। चाहे मास्टर टीचर हो या एसोसिएट मास्टर टीचर, शिक्षा जगत में दोनों ही ऊंचे ओहदे पर हैं, तो भला उसका उनसे जान पहचान कैसे हो सकती है? और अगर जान पहचान हो भी तो दूसरी पार्टी इतनी छोटी सी शर्त पर क्यों ध्यान देगी? झांग जुबान भौहें चढ़ाता है। इसी क्षण ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक झोउ लाओशी एक बार फिर अंदर आते हैं और अपने हाथों को जोड़कर उनकी आवाज कमरे में गूंज उठती है। शांगचेन लाओशी, बाहर एक महिला है जिसने अपना नाम हुआंग यू बताया है और वह झांग जुबान लाओशी को ढूंढ रही है। अध्याय 73, काओशियोंग का जवाबी हमला, स्वर्गपथ का पुस्तकालय। क्या शियाओ यू भी यहाँ है? बाईशुन की आंखें चमक उठीं। कल मास्टर लू चेन ने उन्हें झांग जुबान के अधीन अध्ययन करने का आदेश दिया था और उसके तुरंत बाद वह सुबह सुबह यहाँ आ गया। अगर ऐसा है तो ज़ियाओ यू उससे पीछे कैसे रह सकता है? उनकी बातों के बीच ही एक सुंदर महिला दरवाजे से अंदर आती है। उनके हल्के पीले रंग के टॉप से उनका पतला और नाजुक शरीर और भी निखर जाता है। उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद है और शेन बीरू के सामने भी वे फीकी नहीं लगती।
झांग लाओशी को सम्मान देते हुए कमरे में प्रवेश करते ही वह झांग जुवान की ओर बढ़ती है और गहराई से झुककर प्रणाम करती है। ओह, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष भी बाइशुन के समान ही उद्देश्य से यहाँ आया है, झांग जुवान का सिर दुखने लगता है और वह अपनी भौहों के बीच के हिस्से को रगड़ता है। भौहों के बीच का हिस्सा ग्लेबेला योजक चिन्ह ग्रेटर देन भौहों का केंद्र। असल में उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और वह बस उनमें खामियां ही बता सकता है। उसे ये भी नहीं पता कि उन्हें पेंटिंग सिखाना कहाँ से शुरू करना चाहिए। युवती को सम्मान देते हुए जैसे ही वह इस बात को लेकर दुविधा में था कि उसे दूसरे पक्ष के सामने यह बात कैसे स्वीकार करनी चाहिए, एल्डमो आगे बढ़े और विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर हुआंग का अभिवादन किया। युवती एल्डर शांगचेन के मन में एक विचार कौन था जिससे कमजोरी का एहसास हुआ और वे लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़े। चेहरे पर पीलापन लिए उन्होंने पूछा, क्या वह शिक्षक संघ के नेता हुआंग की बेटी हो सकती है, वह प्रतिभाशाली जिसने 20 साल की उम्र से पहले ही निम्न स्तर के सहायक शिक्षक का पद हासिल कर लिया। अभी कुछ देर पहले ही वह एल्डमो से टीचर गिल्ड की उस प्रतिभाशाली छात्रा के बारे में बात कर रहा था जो कम उम्र में ही एसोसिएट मास्टर टीचर बन गई थी, और वह सोच रहा था कि वह तो उससे भी कहीं ज्यादा असाधारण है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह हुआंग यू शियाओजी होगी, और देखने से तो लगता है वह झांग जुवान के काफी करीब है। शियाओजी योजक चिन्ह ग्रेटर देन मिस युवती। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। जिस क्षण उसने दूसरे पक्ष पर दूसरों को ज्ञान प्रदान करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया, उसी क्षण वान परिवार ने अपने बेटे को उसके पास भेज दिया, यहाँ तक कि उसे अपने गुरु शिष्य से भी अलग कर लिया। जिस क्षण उसने कहा कि दूसरे पक्ष में शक्ति की कमी है, उसी क्षण बाई शियाओ वांगे दूसरे पक्ष की शक्ति का परीक्षण करने के लिए दौड़ पड़ा और दावा किया कि वह स्वयं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस क्षण उसने कहा कि केवल एक गुरु और एक सह गुरु ही काओशियों का शिक्षण लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, उसी क्षण एक सह गुरु दौड़ता हुआ आ गया। अरे बाप रे, झांग जुवान, लगता है स्वर्ग ने तुम्हें खास तौर पर मुझसे निपटने के लिए भेजा है। एल्डर शांगचेन केवल हताशा महसूस करते हैं और उनके मन में आत्महत्या के विचार भी आते हैं। कुछ क्षण पहले तक अहंकारी दिख रहा काओशियों डर से पीला पड़ गया और पीछे की ओर दुबक गया। कुछ क्षण पहले तक उसे कम से कम इस बात से तसल्ली थी कि दूसरा पक्ष उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द नहीं कर पाएगा, लेकिन इस समय वह वास्तव में भयभीत है। क्या वह एक निकम्मा आदमी नहीं है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए? वह इतने सारे लोगों को क्यों जानता है? वे सब उसका सम्मान क्यों करते हैं? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। काओशियों दांत पीसता है और मन ही मन उन्माद में चीखता है। आज से पहले उसकी नज़र में दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं था। वह तो उससे प्रतिस्पर्धा करने के योग्य भी नहीं था, लेकिन अब दूसरा पक्ष उसके लिए एक विशाल पर्वत बन गया है जिसकी ओर वह केवल ऊपर की ओर ही देख सकता है। हे शांग बिन के दांत भी बज रहे हैं। इस समय झांग जुबान एक चींटी से, जिसे वह जब चाहे कुचल सकता था, एक विशालकाय डायनासोर में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा परिवर्तन उनकी कल्पना से भी परे है। क्या आप एसोसिएट मास्टर टीचर हैं? शांगचेन के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर झांग हुआ अनिश्चितता से उस महिला की ओर देखती है। ये लड़की तो उससे भी छोटी है। उसका एसोसिएट मास्टर टीचर बनना इस बात को सही साबित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। मैं संयोगवश लियूशी की नज़र में आ गई और उन्होंने मुझे अपनी सहायता के लिए बुला लिया। हुआंग यू मुस्कुराती है। उसके शब्द भले ही विनम्र हों, लेकिन उसकी आंखों से आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलकता है। शियोजक चिन्ह ग्रेटर देन लाओशी का कुछ छोटा रूप। सहायक मास्टर शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति में दूसरों से बढ़कर प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरे, उसे एक अवसर मिलना चाहिए। भले ही आप में असाधारण प्रतिभा हो और अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने और उन्हें ज्ञान प्रदान करने की आपकी क्षमता अविश्वसनीय हो, लेकिन यदि आप एक मास्टर शिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो ये सब केवल खोखली बातें हैं। त्यानिक्सुआन साम्राज्य के शिक्षक संघ के प्रमुख की पुत्री होने के नाते हुआंग यू को बचपन से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त था। इसके अलावा उनके पिता के संपर्कों को देखते हुए एसोसिएट मास्टर टीचर बनना उनके लिए असंभव नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक एसोसिएट मास्टर टीचर हैं। इस काओशियों लाओशी ने ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा में मुझसे हार मान ली थी और वह शर्त पूरी करने से इनकार कर रहा है। इससे पहले एल्डमो ने कहा था कि अगर कोई एसोसिएट मास्टर टीचर इस मामले में आवाज उठाता है तो काओशियों लाओशी का शिक्षण लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। झांग जुबान अपने विरोधियों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सोचो भी, ऐसी बात हो सकती है। हुआंग यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, एक शिक्षक होने के नाते इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा रखना, यहाँ तक कि अपने साथियों को फंसाने के लिए ज्ञानोदय इच्छा परीक्षण का सहारा लेना, अगर वह शिक्षक बने रहे तो शिक्षकों का नाम ही धूमिल करेंगे। एल्डमो आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि उसमें शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है। जाओ और इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को अभी पूरा करो। हुआंग यू ने अधिकारपूर्वक कहा। जी। एल्डमो ने सिर हिलाया। काओशियों की ओर मुड़कर उन्होंने सिर हिलाया। सहायक गुरु शिक्षिका होने के नाते हुआंग यू का उच्च पद है और साथ ही वह संघ प्रमुख की पुत्री भी हैं। महज कुछ शब्दों से ही उन्होंने काओ लाओशी का भाग्य तय कर दिया। शिक्षक की पहचान रखने वालों का हर जगह सम्मान होता है। यदि किसी शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि उसके आचरण में कोई समस्या है। ऐसे रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कोई भी नौकरी नहीं देगा, चाहे वह कहीं भी जाए। फैसला सुनकर काओशियोंग फर्श पर गिर पड़ा। उसका पीला पड़ा चेहरा निराशा से भर गया। इस शिक्षण लाइसेंस को हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। ये सोचकर ही दुख होता है कि ये यूं ही रद्द हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति को चुनौती दी जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। ठीक है। काओशियोंग एक बार फिर खड़ा हो गया। उसने झांग जुबान को गुस्से से देखते हुए कहा, झांग जुबान, अभी तुम्हारी जीत नहीं हुई है। तुमने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए और एक छात्र की साधना को बेकाबू कर दिया। अगर यह मामला शिक्षक संघ को सूचित किया गया तो गहन जांच के बाद तुम्हारा शिक्षण लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। झांग जुबान ने शिक्षक योग्यता परीक्षा में भले ही 0 अंक प्राप्त किए हों, लेकिन यह वास्तव में होनटियन अकादमी की आंतरिक परीक्षा है और आधिकारिक नहीं है।
फिर भी यदि यह मामला शिक्षक संघ को सूचित किया जाता है और एक बार यह सच साबित हो जाता है तो इसके कारण उनका शिक्षण लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा उनके रिकॉर्ड में एक छात्र की साधना के अनियंत्रित हो जाने का मामला भी दर्ज है। ये बात ही एक शिक्षक के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमाओं को पार कर जाती है। हाँ झांग जुवान, आपको इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। आपने भले ही काओ लाओशी का शिक्षण लाइसेंस रद्द करवा दिया हो, लेकिन आपका लाइसेंस भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। मैं अभी इस मामले की सूचना शिक्षक संघ को दूंगा और उनसे इस मामले में निष्पक्ष फैसला करवाने का अनुरोध करूंगा। काओशियों की क्रोधित दहाड़ सुनकर शांग बिन की आंखें चमक उठीं और उनमें एक बार फिर आग की लपटें जलने लगीं। उसके और झांग जुवान के बीच संबंध पहले ही टूट चुके हैं। अब जब ये साबित हो चुका है कि दूसरे पक्ष को मजबूत समर्थन प्राप्त है, तो शायद वह उसके यहाँ रहते हुए अकादमी में चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए वह झांग जुवान को आसानी से बख्श नहीं सकता। और अब तो देवी भी उसके पक्ष में बोल रही हैं। अगर वह बिना कुछ किए हार मान लेता है तो भविष्य में वह कैसे सिर उठा पाएगा। शांग बिन ने झांग जुवान को घूर कर देखा, उसकी निगाहों से ठंडे इरादे झलक रहे थे। क्या आप अद्भुत नहीं हैं? क्या लियू यांग का आप पर विश्वास का स्तर 60 से अधिक है? क्या वांग वंश आपसे वांग ताओ को स्वीकार करने का आग्रह करता है? अभी तो आपके लिए सब कुछ ठीक चल रहा होगा, लेकिन देखते हैं कि शिक्षण लाइसेंस खोने के बाद आपका क्या हाल होगा। आइए देखें कि होनटियन अकादमी में रहने के आपके क्या अधिकार हैं और अपने छात्रों को पढ़ाने के आपके क्या अधिकार हैं। झांग जुवान लाओशी की योग्यता और नैतिकता वाकई संदिग्ध है। एसोसिएट मास्टर टीचर हुआंग यू और एल्डर मो, आप दोनों की बातें सच हैं। इस झांग लाओशी ने एक शिष्य की साधना को बेकाबू कर दिया है और पिछले शिक्षक योग्यता परीक्षा में भी उसे 0 अंक मिले थे। आशा है कि संघ इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभालेगा और अकादमी को इस घातक ट्यूमर से मुक्त करेगा। पल भर में एल्डर शांग चेन के चेहरे की रौनक लौट आई। सीधे और गरिमापूर्ण अंदाज में उन्होंने बोलना शुरू किया। वह शायद काओशियों को बचाने में सक्षम न हो, लेकिन वह झांग जुवान को भी बिना किसी सजा के बचने नहीं देगा। अध्याय 74, क्या शिक्षा बयूरों ने परिणामों में हेराफेरी की है? लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ। यह तीनों की चीखें सुनकर एल्डमो और हुआंग यू ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर झांग जुवान की ओर मुड़े। अगर उनकी बात सच है तो शिक्षक संघ को इस मामले की जांच करनी होगी। यदि जांच के परिणाम उनके दावों के अनुरूप होते तो इस झांग लाओशी का शिक्षण लाइसेंस रद्द किए जाने की पूरी संभावना थी। लगता है मैंने उन्हें कम आंका था। वे नियमों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में भी माहिर हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने लगातार वार झेलने के बाद भी वे पलटवार कर पाएंगे। झांग जुवान ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता था कि आप चाहे किसी भी दुनिया में हो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। यदि कोई नीच व्यक्ति किसी पर हमला कर दे तो वह व्यक्ति केवल अपनी मृत्यु का ही इंतजार कर सकता है। सच कहें तो उसके पिछले रूप ने उसके लिए जो गड़बड़ छोड़ी थी उससे निपटना वाकई मुश्किल था। यदि अकादमी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो वह सुरक्षित रहता और अपनी कक्षाएं जारी रख सकता था। दूसरी ओर यदि अकादमी इस मुद्दे को उठाती है तो वे इसकी सूचना शिक्षक संघ को दे सकते हैं और उसके शिक्षण लाइसेंस रद्द होने का खतरा पैदा हो सकता है। अगर उनका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो उनकी स्थिति काओशियों से बेहतर नहीं होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए। हालांकि यह एक सच्चाई थी कि उसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे और उसने वास्तव में एक छात्र की साधना को अनियंत्रित कर दिया था। यह उसके पूर्व रूप का कर्म था और वह चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर सकता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अतीत की गलतियों के कारण ही उसका पतन संभव हो सका। भले ही वह आज से स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय के माध्यम से प्रतिभाशाली शिष्यों का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो जाए, फिर भी उसके लिए एक कुशल शिक्षक बनना और दूसरों का विश्वास जीतना कठिन होगा। उसे समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। अपनी ग्लेबेला एक को रगड़ते हुए झांग जुवान असहाय महसूस कर रहा था। उनका मोक्ष एक ऐसी चीज थी जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था और वे ये तय नहीं कर सकते थे कि वे किस समय में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यदि उनके पिछले जीवन की कमियां न होती तो वे मोक्ष प्राप्त करने में भी असमर्थ होते। क्या वह चुपचाप खड़ा रह सकता है जबकि वे इस घटना की रिपोर्ट टीचर गिल्ड को दें और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? कदापि नहीं। क्या मैं अपनी शक्ति में अचानक आए इस वृद्धि का कारण नहीं समझा सकता? क्या संयोग है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। जब वह असमंजस में था कि क्या करे, तभी अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा और एक अद्भुत कल्पना उसके दिमाग में आई। शांग चेन और शांग बिन को एक बार फिर देखते हुए उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। चूंकि आप दोनों में से कोई भी मेरे लिए रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। अल्पविराम। झांग जुवान, तुम कितने खुश हो। देखते हैं कि गुरु संघ में बुलाए जाने के बाद भी तुम इतने खुश कैसे रह पाते हो। एल्डमो और हुआंग यू की झिझक को भांपते हुए शांग बिन ने उत्सुकता से हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी हंसी रुकने से पहले ही उसकी नज़र झांग जुवान पर पड़ी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और वह हिचकिचाते हुए उसकी ओर देख रहा था। उसकी निगाहों में दुविधा झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बात उसके मन को परेशान कर रही है और वह इस बारे में सोच रहा था कि उसे इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। क्यों, क्या तुम दया की भीख मांगना चाहते हो? झांग जुबान को इस तरह व्यवहार करते देख शांग बिन खुशी से झूम उठा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दया की भीख मांगो? झांग जुबान ने सिर हिलाया। तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस सोच रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए या नहीं। सांस। इस क्षण उसने आह भरी। उसकी आह से उसकी निराशा, पीड़ा, दुख और दुविधा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। कुल मिलाकर उसकी आह से यह स्पष्ट था कि चिंताएं उसके मन को सता रही थी और वह एक दुखी व्यक्ति था जिसके पीछे एक कहानी छिपी हुई थी। इसके बारे में बात करें? किस बारे में बात करें? वह क्या करने वाला है, इस बारे में अनिश्चित होकर शांग बिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी। इसे भूल जाओ, क्योंकि मामला यही है। उनकी बातों को अनसुना करते हुए झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। चेहरे पर निराशा का भाव लिए वह कुछ पल रुक कर बोला, शुरू में सहकर्मी और साथी शिक्षक होने के नाते अकादमी की प्रतिष्ठा के लिए भले ही आपने कुछ हद से ज्यादा कर दिया हो, मुझे व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसे जाने देना चाहिए था। अब जो दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि
इस समय अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए उसकी आंखें ऊपर की ओर टकटकी लगाई हुई थीं, मानो दर्द से भरी हुई हों। आपका क्या मतलब है? उसे आह भरते और सिर हिलाते देख भीड़ का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। शांग बिन और शांग चेन ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या कर रहा है। तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? अब किसी भी क्षण आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चाहे आपका अभिनय कितना भी शानदार क्यों न हो, ये तथ्य नहीं बदलेगा। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर हमारा ध्यान भटकाने के लिए बकवास कर रहा है। उसके झांसे में मत आना, शांग बिन ने गुस्से से कहा। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करना और एक छात्र को बेकाबू कर देना, ये ऐसे तथ्य थे जो अकादमी में हर कोई जानता था। चाहे वह कुछ भी कर ले, उसके नाम पर लगे इस दाग को मिटाना उसके लिए असंभव था। तो क्या हुआ अगर आप वाकपटु हैं? आप इन तथ्यों को नकार नहीं सकते। चाहे आप इसे नकारने की कोशिश करें, आपके कारनामों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। चलिए देखते हैं कि आप अपनी कहानी को कैसे समेटते हैं। मास्टर झांग, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मैं और एल्डमो यहाँ हैं, इसलिए बेझिझक बोलिए, हुआंग यू ने कहा। बिल्कुल, झांग जुबान ने प्रशंसा करते हुए दूसरे पक्ष की ओर देखा और सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक नाटक करने के बाद वह इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। अब जब उसने आखिरकार सवाल पूछ ही लिया था तो वह कहानी आगे बढ़ा सकता था। दरअसल मैं इसे उजागर नहीं करना चाहता था। झांग जुबान ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हॉल के बीच में स्थित शक्ति मापन स्तंभ की ओर 2 कदम बढ़ाते हुए उसने मुट्ठी भींची और सीधे स्तंभ पर प्रहार किया। वेंग, उस पर प्रकाश पड़ा और संख्याओं की एक पंक्ति प्रकट होने लगी। 55 डिंग। उसने अपनी आधी शक्ति का ही उपयोग किया, लेकिन अपनी साधना तकनीक के पहले 3 दान को पुनः विकसित करने के बाद उसके शरीर में झेंकी और भी शुद्ध हो गई, जिससे उसकी 49 डिंग की शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। 55 डिंग। पिक्सुए क्षेत्र का शिखर। यदि उसके पास पिक्सु क्षेत्र के शिखर की शक्ति है तो परीक्षा में उसकी शक्ति झेंकी क्षेत्र के रूप में क्यों दिखाई देती है? अल्पविराम। बाइशियाओ वानगी से ये सुनने के बावजूद कि झांग जुबान उससे अधिक शक्तिशाली है और भीड़ ने मानसिक रूप से इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी उसकी मुट्ठियों के नीचे छिपी ताकत को देखकर वे अविश्वास से भर गए। कमरे में मौजूद हर किसी के जबड़े मानो नीचे गिर पड़े और सदमे से सिसकियां कमरे में गूंज उठीं। छठे दान पिक्सु स्तर के योद्धाओं के लिए प्रत्येक स्पर्श बिंदु को भेदने पर शक्ति में 1 डिंग की वृद्धि होती है। हालांकि अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में केवल 30 से 40 स्पर्श बिंदु ही भेद पाते हैं। पिक्सु स्तर की सर्वोच्च उपलब्धि पर भी उनकी शक्ति इतनी अधिक नहीं पहुंच पाती। महज एक मुट्ठी से इतनी ताकत हासिल करना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह पिक्सुए क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन विराम से पहले हुई उसकी परीक्षा से स्पष्ट रूप से पता चला कि उसमें केवल फाइट 3 दान झेंकी स्तर की ही शक्ति थी। विराम की अवधि में उसकी शक्ति का कई स्तरों तक छलांग लगाना यह असंभव था, यह अभूतपूर्व था। यहाँ तक कि राज्य के इतिहास में सबसे अविश्वसनीय प्रतिभाओं के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। सभी लोग अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगे और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रेक से पहले आयोजित परीक्षा के दौरान मैं केवल झेंकी स्तर पर थी। मुझे यकीन है कि हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक होगा कि मैं अचानक पिक्सु स्तर की विशेषज्ञ कैसे बन गई। सभी की प्रतिक्रिया देखने के बाद झांग जुबान ने धीरे धीरे समझाया, दरअसल मेरी साधना शक्ति में 1 सप्ताह में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई। बाकी सभी की तरह मैंने भी पारंपरिक विधि से ही साधना की। हालांकि विराम से पहले मेरी शक्ति 50 डिंग तक नहीं पहुंची थी, लेकिन मैं उससे बहुत दूर भी नहीं थी। क्या विराम से पहले ही आपके पास इतनी शक्ति थी? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। उस समय शिक्षक योग्यता परीक्षा के दौरान आपकी साधना का स्तर इतना आंका गया था। अपने शब्दों के बीच में ही कुल प्रमुख वांग होंग अचानक रुक गए। उनके मन में एक विचार कौंधा और उन्होंने आगे कहा, होंगटियन अकादमी की शिक्षक योग्यता परीक्षा निजी तौर पर आयोजित की जाती है और शिक्षकों के परिणाम शिक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किए जाते हैं। शिक्षा ब्यूरो द्वारा जारी परिणामों के अलावा किसी को भी ये पता नहीं चल सकता कि दूसरे ने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है शिक्षा ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आपके ज़ेन की स्तर की साधना क्षमता के परीक्षा परिणाम सही नहीं है। उनकी बातें सुनकर सभी को एहसास हुआ, चाहे यह उनकी शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणाम हो या उनकी शैक्षणिक योग्यता का स्तर, शिक्षा ब्यूरो द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया और परिणाम घोषित किए गए। परीक्षा के दौरान वहां कोई और मौजूद नहीं था, यानी इस बात की पूरी संभावना थी कि शिक्षा ब्यूरो ने परिणामों में हेराफेरी की हो। 1 ग्लेबेला योजक चिन्ह ग्रेटर दैन बाहों का केंद्र। टूब चोर का काटना हड्डी तक गहरा जाता है। अगर कोई नीच व्यक्ति किसी पर अपने दांत गड़ा दे तो वह केवल अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। शाब्दिक अनुवाद, यदि कोई नीच व्यक्ति आपको काट ले तो उसके नुकीले दांत आपकी हड्डियों में धंस जाएंगे। यह उस स्थिति का वर्णन करता है जहां एक व्यक्ति दूसरे द्वारा लगाए गए आरोपों से खुद को मुक्त करने में असमर्थ होता है। अध्याय 75। शांग चेन खून की उल्टी करता है। स्वर्ग पथ का पुस्तकालय। पहले जब मैंने शिक्षक योग्यता परीक्षा के कई प्रश्नों पर झांग लाओशी से चर्चा की तो उन्होंने न केवल स्पष्ट रूप से उत्तर दिए बल्कि प्रत्येक प्रश्न के 7 से 8 उत्तर भी बताए। इसके अलावा उनके द्वारा सुझाए गए कुछ उत्तर तो मैं दे ही नहीं पाया। उनका व्यापक ज्ञान वाकई प्रशंसनीय है। उस समय मैं इस बात से हैरान था कि वे साधारण शिक्षक योग्यता परीक्षा में एक भी अंक कैसे नहीं ला पाए। पता चला कि जारी किए गए परिणाम फर्जी थे। शेनबीरू को अचानक कुछ याद आया और उसने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। कल रात उसने झांग जुबान का परीक्षण किया और दूसरे पक्ष ने उसके सवालों के आसानी से जवाब दे दिए। तब उसे यह अजीब लगा था। अब बातचीत सुनने के बाद उसे अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने उन सवालों के सही जवाब जरूर दिए होंगे, लेकिन शिक्षा ब्यूरो ने उसे इसके लिए अंक नहीं दिए। कहने का तात्पर्य यह था कि उसके प्रश्नपत्र में कोई गलती नहीं थी, लेकिन शिक्षा ब्यूरो के जिस शिक्षक ने उसका प्रश्नपत्र जांचा उसने उसे 0 अंक दे दिए। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि झांग लाओशी चुप हैं। आखिर आप सब सहकर्मी हैं। अगर वह सच बता दें तो न सिर्फ आप सबके बीच रिश्ते टूटेंगे बल्कि अकादमी की प्रतिष्ठा पर भी दाग लगेगा। सिर्फ इसी बात के लिए वह कचरा कहलाने का बोझ उठाने को तैयार हैं।
कबीले के मुखिया वान होंग जितना इस मामले पर विचार करते गए उतना ही उन्हें स्थिति की समझ आती गई और अंतरात्मा बैठती गई। क्या आपने अभी अभी नहीं देखा कि झांग लाओशी सच बताने में कैसे हिचकिचा रहे थे? अगर उसे मजबूरी में कोने में न धकेला जाता तो शायद वह इस राज को अपने दिल में जीवन भर छिपाए रखता। भले ही सब लोग उसे गलत समझते, वह इस बोझ को चुपचाप अपने भीतर सहता रहता। दरअसल उसे दबाने के आपके तमाम प्रयासों के बावजूद उसने बिना कुछ बताए सिर्फ अपनी साधना का प्रदर्शन किया। हमें तो ये भी अंदाजा लगाना पड़ा कि आखिर हुआ क्या था। आदर्श कौन था? ये था एक गैर भौतिकवादी और नेक शिक्षक। कौन था? ये था एक बार जब अकादमी के पक्षपात का मुद्दा फैल गया तो हर कोई अकादमी की शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणामों की प्रामाणिकता पर संदेह करने लगेगा और अन्य शिक्षकों की शिक्षण क्षमता पर भी संदेह पैदा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अकादमी में अराजकता फैल जाएगी। वह दूसरों द्वारा गलत समझे जाने और चुपचाप इसका बोझ सहने को बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि वे इसके बारे में कुछ कहें। यह उनकी उदारता और निस्वार्थता है। वान परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलते बोलते और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। ये सोचना भी कठिन है कि दुनिया में ऐसा महान शिक्षक भी हो सकता है। ये सोचना हास्यास्पद था कि वह किसी भी चीज के काबिल नहीं था और वह एक बेकार इंसान था। जैसे ही वे बोल रहे थे, भीड़ की क्रोधित निगाहें एल्डर शांगचेन की ओर मुड़ गईं। उसे देखो, फिर खुद को देखो। आप दोनों शिक्षक हैं, लेकिन आप दोनों के आचरण में इतना अंतर क्यों था? झांग लाओशी मित्रता को महत्व देते थे और अपने सहयोगियों को धोखा देने के बजाय स्वयं ही सारे अपमान सहना पसंद करते थे, फिर भी आप सब। मैं शांगचेन गुस्से से पागल होने ही वाला था। अरे यार, आखिर हो क्या रहा था? गलत परिणाम क्या है? दोस्ती का क्या महत्व है? पिछली बार तो आप वाकई जैन की स्तर के थे और आपका लिखित शोधपत्र तो बिल्कुल ही गड़बड़ था। उन मानकों को देखते हुए एक भी अंक न मिलना बिल्कुल स्वाभाविक था। मैंने खुद शोधपत्रों की समीक्षा की थी, इसलिए गलती होना नामुमकिन था। फिर यह कैसे हो गया कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? झांग जुबान, तुम सचमुच नीच हो। हिम्मत है तो सब कुछ स्पष्ट कर दो। एल्डर शांगचेन को केवल अपने मुंह में ताज़ा खून का एक घूंट घूमता हुआ महसूस हुआ, जो किसी भी क्षण बाहर निकलने के लिए तैयार था। अल्पविराम। इस तरह का हंगामा देखकर झांग जुबान हैरान रह गया। दरअसल मेरा कहने का मतलब यह था कि शिक्षा ब्यूरो ने परीक्षा की माकन में गलती की, फिर स्थिति इतनी बेकाबू क्यों हो गई? आपकी सारी कल्पनाएं हद से ज्यादा ही बेतुकी हैं। लेकिन खांसी मुझे जिस तरह से चीजें चल रही हैं वह कुछ हद तक पसंद आ रहा है। अल्पविराम, मुझे उसे प्रताड़ित करने का कम से कम कोई कारण तो होना चाहिए। शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के रूप में, अकादमी के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मेरे पास एक निम्न स्तरीय शिक्षक को प्रताड़ित करने का कोई कारण नहीं है। शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख से जैसी उम्मीद थी, एल्डर शांगचेन ने तुरंत ही स्थिति में एक विसंगति ढूंढ ली। हर काम के पीछे कोई न कोई मकसद और कारण जरूर होता था। उनकी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा को देखते हुए उनके पास एक साधारण शिक्षक के खिलाफ साजिश रचने का कोई कारण नहीं था। क्या इस स्थिति के बारे में और कुछ कहने की जरूरत है? आपका पोता शांग बिन युवा पीढ़ी का सर्वोत्कृष्ट शिक्षक बनना चाहता है, लेकिन झांग लाओशी की उपस्थिति के कारण, जो इतनी कम उम्र में ही असाधारण स्तर की साधना और क्षमता रखता है, उसका उस पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आपने उसे प्रतियोगिता से बाहर करने का निर्णय लिया है। इस बार बोलने वाले एल्डर मो थे। जैसे जैसे वे बोलते गए उनका गुस्सा बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनकी सांसों से उनकी दाढ़ी हवा में उड़ने लगी। हो सकता है मेरे पास इस घटना का कोई पुख्ता सबूत न हो, लेकिन मैंने आज की पूरी स्थिति को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा है। ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा, शर्त और अत्याचार। शांगचेन, तुम वाकई कमाल हो। ये सोचकर कि मैं इतने सालों तक तुम्हारा दोस्त रहा, मैं मोजियान सचमुच अंधा हो गया था। एल्डर मो दुष्कृत्यों और दुष्टों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। दूसरे पक्ष के कहने पर ही वे आज यहाँ शिक्षण मंडल के भ्रष्ट लोगों को समेटने आए थे, परंतु उन्होंने देखा कि एल्डर शांग झांग जुबान लाओशी पर अत्याचार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर झांग लाओशी अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल करते रहे। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि यहाँ कोई समस्या थी? अगर इतना भी कुछ साबित करने के लिए अपर्याप्त है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं मोजियांग अंधा हूँ? मैं इस बात की गवाही भी दे सकता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एल्डर शांगचेन जानबूझकर झांग लाओशी पर अत्याचार कर रहे थे। उसने ये सब हमारे सामने इतनी खुलेआम किया, कौन जाने वह हमारी पीठ पीछे किस तरह के हथकंडे अपनाता होगा। किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। ये सोचना भी भयानक है कि शिक्षा ब्यूरो का प्रमुख अपने पोते के लिए ऐसे अत्याचार करेगा। वह तो दरिंदा है। अल्पविराम। जैसे ही एल्डर मो ने अपना मुंह खोला, कई लोग झांग जुबान की जगह आक्रोश व्यक्त करते हुए बोलने लगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एल्डर शांगचेन को चक्कर आ रहा था और वह पागल होने की कगार पर थे। मैंने सच में उस पर अत्याचार नहीं किया। बात बस इतनी है कि उसने आज मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए मैं उससे झगड़ा कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि आज से पहले मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि एक शिक्षक के रूप में उनका स्तर पर्याप्त था, तो क्या आप सब मेरी बात पर विश्वास करेंगे? हालांकि बाकी सभी के गुस्से भरे चेहरों को देखकर वह समझ गया था कि इसे बचने के लिए सफाई देने की कोशिश करना व्यर्थ था। उसकी वर्तमान हालत ऐसी थी मानो उसकी पैंट में कीचड़ गिर गया हो, चाहे ये सच हो या नहीं, यह मल ही था। इन सब की शुरुआत करने वाले झांग जुबान की ओर मुड़कर देखने पर उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे और उसके चेहरे पर विलाप का भाव था, मानो वह इस रहस्य को उजागर करने को तैयार न हो। तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये सब तुम्हारी बकवास की वजह से हुआ। आप ही तो अयोग्य थे और शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। अचानक यह मामला हमारे शिक्षा ब्यूरो द्वारा आपके परिणामों में हेराफेरी करने और मेरे द्वारा आपको प्रताड़ित करने में क्यों बदल गया? इस घटना का मुझसे या शिक्षा ब्यूरो से किसी भी तरह से क्या संबंध था? सकना अब और दबा न पाने के कारण उसकी छाती में उमड़ता ताज़ा खून फूट पड़ा। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि इतने शर्मनाक काम करने के बाद भी तुम खून की उल्टी करने की हिम्मत रखते हो। अगर मैं होता तो कब का अपना सिर खंभे से टकराकर आत्महत्या कर लेता। कितनी बेशर्मी है। तुम जैसे व्यक्ति को होमकेन अकादमी के शिक्षा ब्यूरो का प्रमुख पद कैसे मिल गया? इतना ही नहीं, वह एक बुजुर्ग हैं।
उनके चरित्र में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि हमें उनका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। अल्पविराम। उसे खून उगलते देख न केवल किसी ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उनके शब्द और भी कठोर हो गए। ये कैसे हो गया? शांगबिन और काओशियोंग अचंभित रह गए। कुछ ही पल पहले जीत का टिकट उनके हाथ में था और वे जीत हासिल करने ही वाले थे। अचानक स्थिति इतनी उलट कैसे हो गई? आखिर चल क्या रहा था? मुंह भर खून उगलने के बाद एल्डर शांगचेन को थोड़ी राहत मिली और उनका दिमाग भी साफ हो गया। उन्होंने आसपास देखा और उनका हाथ कांपने लगा। फिर झांग जुबान को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए उन्होंने कहा, मैं इस दावे को सही साबित नहीं कर सकता कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में तुम्हारा शून्यांक लाना मेरी ओर से अत्याचार है, लेकिन उस छात्र का क्या जो बेकाबू हो गया? ये घटना तुम्हारी कक्षा में हुई तो तुम इसे कैसे समझाओगे? आपके पास लाखों कारण और बहाने हो सकते हैं, लेकिन कक्षा में किसी छात्र का उग्र व्यवहार एक अकाट्य सत्य है। चलिए देखते हैं आप इसे कैसे समझाएंगे। यह देख झांग जुबान के दिल की धड़कन